हेलो एवरीवन, करते हैं अपना चैप्टर नंबर 12 दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसका रिवीजन करने जा रहे हैं हम। लेकिन उससे पहले फिर से मैं इस चैप्टर की मार्क्स वेटेज के ऊपर डिस्कशन करूंगा। ध्यान देना जरा, मार्क्स वेटेज बड़ा ही इंटरेस्टिंग मार्क्स वेटेज है इस चैप्टर का। अगर मैं मार्क्स वेटेज की बात करूं सो नवंबर 2019 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। मई 2019 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। नवंबर 2018 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था एंड मई 2018 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो इस बात को आप समझना कि हर एक अटेम्प्ट में इसकी अटेंडेंस 100% रह रही है। पिछले 4 अटेम्प्ट से ये चैप्टर कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं इस चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक चैप्टर तो एश्योर हो गया कि हाँ, ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से मेरे मार्क्स बन सकते हैं, मेरे मार्क्स 10 मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि इस चैप्टर को मोस्टली बच्चे क्या कंसिडर करते हैं कि ये चैप्टर तो हमने इंटरमीडिएट में भी छोड़ दिया था, अपने आईपीसीसी में भी छोड़ दिया था, फाइनल में भी हमें बहुत मुश्किल आती है इस चैप्टर में। तो मैं आपको बता दूं, जिस टेक्निक से हम इस चैप्टर को करते हैं, जैसा कि सारे हमारे क्लास स्टूडेंट्स जानते हैं कि इस चैप्टर में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर करना कितना इजी है। आपको एक भी फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा अप्रोच है उससे कितना इजी बन जाता है ये चैप्टर। सो इस चैप्टर में आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे अभी तक इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं वो इस चैप्टर को छोड़ के ना जाएं। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 मार्क्स का आपको रेगुलर बेसिस पे दिख रहा है, तो आपको ये एश्योरिटी तो हो सकती है कि 10 मार्क्स यहां से मिल सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी, एक चांसेस तो है कि यहां से 10 मार्क्स मिल सकते हैं। और एक अटेम्प्ट में 20 मार्क्स का भी पेपर पूछा गया है, तो हो सकता है इन फ्यूचर ये 20 मार्क्स का फिर से पूछा जाए। और ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि इन फ्यूचर भी ये मिनिमम 10 मार्क्स का तो पूछते रहेंगे। तो आप अगर अपने पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो और प्लानिंग कर रहे हो कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करो इस सब्जेक्ट में, तो आप शुरू के चार चैप्टर्स उन्हें अच्छे से करना। फिर उसके बाद इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर जो 12th है, इसे भी जरूर से अपने गुड एरियाज में रखना। क्योंकि शुरू के 4 चैप्टर्स वहां से 50+ मार्क्स आपका वेटेज रहता है, जो कि उन 4 चैप्टर से पूछा जाता है। प्लस 10 मार्क्स का पेपर अगर यहां से इस चैप्टर से आता है आपका, तो आप देख लो 60 मार्क्स का पेपर आपका। पता हो गया कि आपको ये 5 चैप्टर करने से आपके 60 मार्क्स, 50% आपका जो पेपर है वो यहीं से प्रिपेयर होना है। देन अब बात ये आती है कि ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया कि सर हमें करना तो है इस चैप्टर को, लेकिन करना क्या क्या है इस चैप्टर में और करना कैसे है वो बता दो। वो मैं बता देता हूं। देखना, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां तक तो आपके आईपीसीसी में और इंटरमीडिएट में दिए हुए थे। तो इसीलिए जो आईसीएआई ने जो अपने फाइनल सिलेबस में दिया कंटेंट, वो कंटेंट यहां से यहां तक दिया हुआ है। कंटेंट यहां से यहां तक दिया है। मतलब ये कंटेंट आपका न्यू कोर्स में आपको लर्न करना है से फाइनल में। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आप तब तक प्रिपेयर नहीं कर सकते हो जब तक कि आप ये 4 जो कॉस्ट वेरिएंसेस हैं, जब तक आप इनके कैलकुलेशंस को ना समझोगे या कैलकुलेशंस आपको ना आती हो। तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तभी आप प्रिपेयर कर सकते हो जब ये आपको सारे वेरिएंसेस के कैलकुलेशंस आते हो। तो इसके लिए मैंने आप सभी लोगों के लिए क्या किया, एक अनाउंसमेंट कर दूं आप सभी लोगों के लिए कि ये जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं, बेसिक कैलकुलेशंस इंक्लूडिंग रिकंसिलेशन, इसकी वीडियोस मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा। आपके जो रिवीजन लेक्चर्स हैं उनमें आपका एक फोल्डर क्रिएट होगा जिसमें आपके ये बेसिक कैलकुलेशंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपका जो ये डर है कि इस चैप्टर में हमें कुछ समझ में नहीं आता या ये चैप्टर में बहुत मुश्किल लगता है, हमसे सॉल्व नहीं होता, मैं गारंटी देता हूं आपको इस चैप्टर में आपका अगर कोई क्वेश्चन आता है
तो आप उसे इजीली सॉल्व कर लोगे, कोई भी वेरिएंसेस हो आप उसे 10 मिनट्स के अंदर बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा इस चैप्टर में। तो बस देने का पर्पस यही है। देखो मैं क्यों देना चाहता हूं, मैं इसलिए देना चाहता हूं कि पर्पस ये है कि अभी तक आप लोग छोड़ के जा रहे थे और मैं आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बहुत सिंपल, बहुत बहुत ईजी है। तो आपको, आप सभी लोगों को ये जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं, ये बेसिक कैलकुलेशंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा पूरे पूरे। इसमें इसके जो 10 आवर्स का ड्यूरेशन है वीडियो का, इसे अगर आप 1.5 की स्पीड से देखते हो तो अराउंड 6 आवर्स में, अराउंड 6.5 आवर्स में से आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर बुरा डील नहीं है, 6 घंटे अगर लगा के मैं अपने वेरिएंस कैलकुलेशन पे कमांड गेन कर सकता हूं तो मेरे लिए कोई बुराई नहीं है, तो मेरे लिए कोई भी बुराई नहीं है, मेरे लिए कोई भी परेशानी नहीं है। आई कैन डू दैट। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिस पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये आपका बेसिक्स है। क्यों बेसिक्स है? क्योंकि अगर यहां पे आपको प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशंस नहीं होते, आपसे समझ में नहीं आते वेरिएंसेस, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये मेरा सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एरिया है। और आपको ये बता दूं, जो आपके एग्जाम्स में पूछा गया था प्रीवियस अटेम्प्ट में, वो पूछा गया था यहां से, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। अब बात समझना, आप अगर अपना सिलेबस उठा के देखो ना तो आपको डायरेक्टली सेल्स वेरिएंसेस से दिए हुए थे, सेल्स रिकंसिलिएशन और ये एनालिसिस ऑफ एडवांस वेरिएंसेस। कहीं पे भी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस की बात नहीं की गई थी, क्योंकि वो इंप्लाइड है। अगर आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर रहे हो तो आपको ये वेरिएंसेस तो, कॉस्ट वेरिएंसेस तो पता होने चाहिए। तो इसीलिए कॉस्ट, ये जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को करने के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद अगेन ये जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपका पूछा गया था मई 2018 के एग्जाम में, और इसका वेटेज आप देख सकते हो 20 मार्क्स के अराउंड वेटेज था इसका। 12 मार्क्स का कैलकुलेशन पार्ट था और 8 मार्क्स का इंटरप्रिटेशन पार्ट था। तो मैं देखूं तो 12 मार्क्स का आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूछा गया था। देन आपका एनालिसिस ऑफ एडवांस्ड वेरिएंसेस, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो आपका वो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस है। प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एग्जाम में आएगा, और इवन आ भी चुका है प्रीवियस अटेम्प्ट में। आई थिंक इट हैज बीन आस्क्ड इन मई 2019 एग्जामिनेशन। ये मई 2019 के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। एंड जो आपका वेरिएंस एनालिसिस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ये भी आपसे पूछा जा चुका है, तो देखा जाए तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और ये डेफिनेटली ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाला पार्ट है आपका रेलेवेंट कॉस्टिंग अप्रोच टू वेरिएंस एनालिसिस, इसका कॉन्सेप्ट मर्ज करके रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ इसमें 2018 में पूछा गया था। एंड लर्निंग कर्व इम्पैक्ट ऑन वेरिएंस एनालिसिस, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंसेस एंड पॉसिबल इंटरडिपेंडेंस। तो कहने का मतलब ये जो शुरू के 3 पॉइंट्स हैं, that is basic concepts, reconciliation statement and analysis of advanced variances। और advanced variances में ये जो parts रखे हुए हैं ये आपके बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो हमें जो 80% फोकस कर रहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करवाना चाहता हूँ आपसे। मैं आपसे ये क्लासीफाई करवाना चाहता हूँ, ये प्रायोरिटी फिक्स करवाना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमें टाइम डिवोट कहाँ पे करना है। वो टाइम डिवोट जो हमें करना है वो करना है यहाँ पे। इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंसेस, पॉसिबल वेरिएंसेस, इसे आप सेकेंडरी ले सकते हो, बट प्रायोरिटी में ही ले लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसका मतलब 90% जो हमें एफर्ट लगाना है, इवन 90 to 95% एफर्ट जो हमें लगाने हैं वो यहाँ पे लगाने हैं। इसके बाद ये जो कुछ थ्योरेटिकल बेसिस पे है, इसे आप बस बाय रीडिंग करोगे, इस पे 5% का फोकस दोगे, 5% का फोकस, और आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं देखूं प्रायोरिटी जो है वो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा देना है। यहाँ पे अराउंड अप्रोक्सीमेटली आपको 60 to 70% अपने एफर्ट्स यहाँ पे देने हैं। जो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस हैं, वेरिएंस एनालिसिस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, रेलेवेंट कॉस्टिंग, 60 to 70% में बताऊँ तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो इसका डिपेंडेंस वो डिपेंड करता है आपके रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट
के कॉन्सेप्ट पे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। सो डेफिनेटली ये सभी आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो चलो करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट, रिवीजन लेक्चर। रिवीजन होने वाला है तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की कोई स्कोप नहीं है, यहाँ पे आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन जो लेक्चर्स होते हैं इनका कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना है, रिवाइज करना है। और क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है उसमें आपको डेफिनेटली टाइम लगता है, कॉन्सेप्ट बनाने में, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में टाइम जरूर लगता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए सिर्फ बेसिक कैलकुलेशंस के लिए मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे। लेकिन ये जो एडवांस्ड वेरिएंसेस हैं, ये जो है ये पार्ट आप कहां पे कवर अप करोगे? ये अपना सेकंड पार्ट जो आपका प्रैक्टिस सेशन है, वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप कितनी इफिशिएंटली 10 में से 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इस चैप्टर की प्रिपरेशन, इस चैप्टर का रिविजन स्टार्ट करते हैं। देखना, जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट होता क्या है? हाँ जी, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है एक कॉस्ट स्ट्रक्चर। इस कॉस्ट स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ, सपोज करो मैं मेरे हाथ में जो राइटिंग पेन है, जो मेरे हाथ में डिजिटल पेन है, इसकी मैं बात करूं तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है। बात समझना, इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर जानना चाहता हूं। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर में मुझे तो दिख रहा है सिर्फ जी फिजिकल चीज है ये, लेकिन मुझे बताना कि ये फिजिकल चीज डायरेक्टली मैन्युफैक्चर हो गई होगी क्या? ये पेन कहीं से उठ के आया? नहीं, ये पेन बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी होगी। तो बात समझना, मैं इसके कॉस्ट के स्ट्रक्चर को, मतलब इसका सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है मेरा, उसके मैं स्ट्रक्चर को समझ रहा हूं कि हाँ जी इस पेन को बनाने के लिए मुझे मटेरियल कितना जरूरत पड़ेगा। क्या सिर्फ मटेरियल लगेगा? नहीं, मटेरियल के साथ साथ मुझे लगेगा रबर, इसके साथ साथ मुझे लगेंगे कुछ चिप्स और जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं इसके अंदर, वो सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो पार्ट्स डिस्क्राइब हो गए कि एक पेन बनाने के लिए कॉस्ट स्ट्रक्चर, किस किस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कितने पोर्शन में, कितने क्वांटिटी में जरूरत पड़ेगी, और किस रेट पे परचेज किया जाएगा वो डिसाइड किया जाता है। तो क्या सिर्फ मटेरियल लगेगा? नहीं, मटेरियल के साथ साथ लगेगा मेरा लेबर। मतलब एक पेन को बनाने के लिए मैन पावर आवर्स कितने लगेंगे, फिर मैन पावर आवर्स के बाद उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि वेरिएबल ओवरहेड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लगना ही लगना है, और भी जो इनडायरेक्ट सप्लाईज हैं, इनडायरेक्ट खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो इनकर होने हैं इस पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए। साथ ही साथ फिक्स्ड खर्चे भी लगेंगे इस पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो कैपेसिटी आपने इंस्टॉल की है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो कि इस पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए लगेंगे। तो अब बात समझना, मैंने क्या करा, मैंने इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया कि इस पेन को बनाने के लिए मुझे कॉस्ट स्ट्रक्चर कितना लगेगा। दैट इज मटेरियल, उसे क्लासिफाई कर लिया मटेरियल में, लेबर में, वेरिएबल ओवरहेड में और फिक्स्ड ओवरहेड में, राइट। इसके बाद मुझे क्या करना है? इसके बाद मुझे ये करना है कि जो मैंने स्टैंडर्ड, जो मेरा जो बजट, जो मेरा एक कॉस्ट स्ट्रक्चर सेट हो गया, अब मैं उसे देखता हूं कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं ना। तो आपको ये समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट है क्या, जिसपे कि हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स लगेंगे कॉस्ट के, किस क्वांटिटी में लगेगा, क्वांटिटी क्या होगा, किस रेट पे परचेज किया जाएगा। ये मेरा होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं दूसरे ऊपर। एक आपका कॉन्सेप्ट है बजट का। बजट आपको बिल्कुल समझ में आता होगा, राइट। तो एक होता है आपका फिक्स्ड बजट, एक होता है फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। जो हमारे वेरिएंसेस हैं, वेरिएंसेस प्लीज इस बात को नोट करना, अगर आप नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो इस बात को कि मैं जो फ्लेक्सिबल बजट है हमेशा इसी को कंपेयर करता हूं वेरिएंस कैलकुलेशन के लिए एक्चुअल्स के साथ। वेरिएंस कैलकुलेशन के लिए ये जो बात की जा रही है बजट वर्सेस एक्चुअल की, ये बात की जा रही है फॉर कॉस्ट वेरिएंसेस। किस वेरिएंसेस की बात की जा रही है? फॉर कॉस्ट वेरिएंसेस। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं कॉस्ट वेरिएंसेस के लिए कॉस्ट वेरिएंस एनालाइज करना चाहता हूं तो मैं हमेशा फ्लेक्सिबल बजट को कंपेयर करता हूं एक्चुअल के साथ। सर ये फ्लेक्सिबल बजट क्या है? ये हमें पता तो है कि फ्लेक्सिबल बजट वो बजट होता है जो कि
नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, अपने आउटपुट लेवल, एक्टिविटी लेवल के हिसाब से चेंज हो जाता है। कॉस्ट को हम क्लासीफाई करते हैं वेरिएबल में, कॉस्ट को क्लासीफाई करते हैं फिक्स्ड में। जो वेरिएबल होता है वो हर एक्टिविटी के बेसिस पे चेंज हो जाता है, जो फिक्स्ड रहता है वो फिक्स्ड ही रहता है। हाँ, और कुछ सेमी वेरिएबल होते हैं तो उसे हम सेग्रीगेट कर लेते हैं, सेग्रीगेट करते हैं वेरिएबल में, सेग्रीगेट करते हैं फिक्स्ड में। सेग्रीगेशन करने के लिए हाई लो पॉइंट मेथड होता है। हाई लो पॉइंट मेथड में कैसे यूज करते हैं, डिफरेंस इन कॉस्ट, किसी भी दो एक्टिविटी लेवल पे कॉस्ट का डिफरेंस ले लिया जाता है और आउटपुट लेवल का, एक्टिविटी लेवल का डिफरेंस ले लिया जाता है। तो जो डिवाइड करके आता है वो आता है मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो कि हर एक यूनिट पर यूनिट बेसिस पे सेम रहेगा, लेकिन जब मैं नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो चेंज होगा, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है मेरा वो सेम रहना है। तो मेरा क्लासिफिकेशन कर लिया जाता है कि वेरिएबल और फिक्स्ड में क्लासिफाई करने के बाद आउटपुट लेवल, एक्टिविटी लेवल के हिसाब से वो चेंज होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जो हमारा फिक्स्ड रहता है वो फिक्स्ड ही रहता है। तो इस बात को समझना, आप इस बात को समझना, जितने भी मेरे कॉस्ट वेरिएंसेस हैं उसके लिए मैं क्या करता हूं, फ्लेक्सिबल बजट बनाया जाता है और उसे एक्चुअल के साथ कंपेयर किया जाता है, तभी मैं वेरिएंसेस कैलकुलेशन करता हूं। लेकिन ये बात नहीं समझ में आई कि फ्लेक्सिबल बजट क्यों बनाया जाता है, फ्लेक्सिबल बजट का कंपैरिजन क्यों किया जाता है, मैं फिक्स्ड बजट के साथ क्यों कंपैरिजन नहीं कर सकता। मुझे एक बात बताना, आपके घर पे अगर रिलेटिव आते हैं और आपके ब्रदर या सिस्टर, जो छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन है, वो अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और अगर उनकी परफॉर्मेंस आपके परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाए और वो पूछें कि बेटा परसेंटेज बताना, आपकी कितनी परसेंटेज आई है, तो आप शायद, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 50% की क्या इंपॉर्टेंस है, और जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 80% 90% की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे लिए 50% की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर जो आपका रिलेटिव है उसे समझ में नहीं आता कि वो 50% क्या इंपॉर्टेंस रखती है, तो वो अगर परसेंटेज के बेसिस पे कंपेयर करता है, आपने बताया कि सर मेरा जो इंटरमीडिएट में परसेंटेज आया था, आईपीसीसी में परसेंटेज आया था वो 60% आया था, आपके ब्रदर कहते हैं जी मेरा तो 90% आया था। आपके रिलेटिव शाबाशी देते हैं आपके भाई को, आपको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, आपको समझ में नहीं आता कि आप कैसे मैं सामने वाले को समझाऊं। तो यहाँ पे समझना, जब भी मुझे परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए मुझे दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, या फिर दोनों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर करना पड़ेगा। आई कैन नॉट कंपेयर एज चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स विद इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स विद चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे फ्लैक्सिबल बनाना पड़ता है। मुझे ये बोलना पड़ता है कि आप अपने बेटे को पहले सीए करा के देखो, फिर आपको पता चलेगा कि 50% का वेटेज क्या होता है, 50% का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो ये आप क्या करते हो, आप फ्लैक्सिबल बनाने की कोशिश कर रहे हो कि जिससे कि आप एक्चुअल के साथ कंपेयर करो, फिर आप वेरिएंस एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, ये कॉस्ट के टर्म में किया जाता है। आपके सेल्स के लिए हम बजट के साथ कंपेयर करते हैं, बजट वर्सेस एक्चुअल। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट जो आपका रन करता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। ये बिल्कुल बेसिक चीज है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होती है, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं या वो हमेशा भूल जाते हैं इस बात को कि हम ये यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट क्यों करते हैं। देखा जाए तो ये एक्चुअली है क्या, एक फ्लैक्सिबल बजट ही तो है। मतलब मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो मेरा एक्चुअल आउटपुट है, जिस लेवल पे ऑपरेट किया गया उस लेवल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लैक्सिबल बना रहा हूँ, फ्लैक्सिबल बजट बना रहा हूँ। और फ्लैक्सिबल बजट को फिर मैं किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, एक्चुअल के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो इस बात को हम समझेंगे हर एक वेरिएंसेस में। ठीक है, यहां पे आपके दो तरह से होते हैं, एक होता है फेवरेबल और एक होता है एडवर्स। फेवरेबल कॉस्ट वेरिएंसेस में मतलब ये होता है कि जो आपका स्टैंडर्ड था वो एक्चुअल से ज्यादा है। मतलब स्टैंडर्ड ज्यादा है और एक्चुअल कम है। बात समझना, एक्चुअल कॉस्ट कम है स्टैंडर्ड से, तो आपके लिए एक फेवरेबल सिचुएशन है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो सेट किया गया था उससे कम खर्चे किए गए हैं। तो ये जाहिर सी बात है फेवरेबल सिचुएशन है। और अगर इसका अपोजिट होता है, मतलब एक्चुअल ज्यादा है और स्टैंडर्ड्स कम है, तो वो एक एडवर्स वेरिएंसेस बनता है, वो कहलाता है एडवर्स वेरिएंसेस। एंड रीजन हैज टू बी एनालाइज्ड फॉर बोथ केसेस। ऐसा नहीं है कि फेवरेबल है तो आप उसके रीजंस एनालाइज नहीं करोगे। कई बार फेवरेबल रीजंस इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक वेरिएंस फेवरेबल आता है तो वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है दूसरे वेरिएंसेस पे, इंपैक्ट करता है। तो आपको वो फेवरेबल जो एडवर्स वेरिएंसेस हैं उसके साथ साथ फेवरेबल वेरिएंसेस को भी एनालाइज करना होता है। ठीक है,
बात करते हैं, मूव करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे, बात करते हैं, मूव करते हैं अपने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब हम अपने कॉस्ट वेरिएंसेस को करने जा रहे हैं स्टार्ट। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में क्या करते हो आप? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अगर आप देखो तो आप उसमें कैसे क्या करते हो? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया, माइनस करना है मुझे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल के साथ। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे निकाला जाता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल और एक्चुअल रेट ऑफ मटेरियल। बात तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन मुझे ये बताना स्टैंडर्ड क्वांटिटी है क्या ये, और फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना है कि नहीं निकालना? जी हाँ, बिल्कुल निकालना है फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्यों? क्योंकि मैं कभी भी कंपेयर नहीं कर सकता फिक्स्ड बजट को एक्चुअल के साथ। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं इंजीनियर के परफॉर्मेंस को कंपेयर करने जा रहा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, तो वो मुझे नहीं करना है। तो इसलिए मुझे इसे फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है। जो स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं वो किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे दिए हुए हैं, तो उसे मुझे क्या करना पड़ेगा? जो एक्चुअल आउटपुट पे जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है, आउटपुट लेवल प्रोड्यूस हुए हैं, उस लेवल से मुझे देखना पड़ेगा कि मटेरियल मेरा इनपुट कितना लगना चाहिए था और मटेरियल कितना लगाया गया, जिससे कि मैं परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकूं, परफॉर्मेंस को मेजर कर सकूं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि फ्लेक्सिबल बजट माइनस आपका एक्चुअल्स। ठीक है, अब हर एक कॉस्ट वेरिएंसेस के दो ही रीजन होते हैं, या तो प्राइस में डिफरेंस आएगा या फिर यूजेज या फिर क्वांटिटी में डिफरेंस आएगा। तो प्राइस वेरिएंस को समझते हैं। प्राइस वेरिएंस में क्या होगा? हम प्राइस के डिफरेंसेस को लेंगे, दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल इनटू क्या किसके साथ करेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, अब ये परचेज होंगे या कंज्यूम्ड होंगे? जनरली क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता, नॉर्मली आप अगर क्वेश्चन चुप रहता है तो आप क्या करोगे? उसे कंज्यूम लेते हो। तो मतलब अगर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है तो आप उसे कंज्यूम्ड लोगे, कंज्यूम्ड, और लेना भी चाहिए कंज्यूम्ड। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछता है मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस कंप्यूट करो, तो मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस कंप्यूट करने के लिए मुझे एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लेनी पड़ती है और परचेज प्राइजेस लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, बट इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक्स क्या है, वो समझना। कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर होंगे, कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर होंगे। मतलब ये कि जो आपका डिपार्टमेंट है, अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है? यहाँ पे आपका परचेज डिपार्टमेंट को रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। पर किस डिपार्टमेंट को? परचेज डिपार्टमेंट को रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। परचेज डिपार्टमेंट का क्या लेना देना है? क्योंकि ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल कॉस्ट मेरा ये कहलाता है मेरा इनपुट। क्या कहलाता है? इनपुट। तो ये इनपुट सबसे पहले सप्लायर से परचेज करके कौन लेके आता है? सप्लायर से हमारे पास फैक्ट्री तक, प्रोडक्शन तक कौन पहुंचाता है? ये किसका काम है? ये काम है परचेज डिपार्टमेंट का। तो परचेज डिपार्टमेंट जब परचेजेस करता है तो उसे उसके कंट्रोल में बहुत से फैक्टर्स होते हैं और बहुत से फैक्टर्स उसके कंट्रोल में नहीं होते। जैसे कि अगर प्राइसेस ऑटोमेटिकली पीछे से बढ़ जाएं, या मार्केट कंडीशन इस तरह से, या सिचुएशन इस तरह से कि इन्फ्लेशन आ जाता है मार्केट में और मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो वो उसके लिए मैनेजर कुछ नहीं कर सकता। या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाए तो आपका मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, तो उसके लिए भी आपका जो मैनेजर है वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, बहुत से कंट्रोलेबल फैक्टर हैं। बहुत से कंट्रोलेबल फैक्टर इस तरह से हैं, सपोज करो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट मटेरियल की है और आप क्या करते हो? छोटे छोटे लॉट साइज में परचेज करते हो, बड़े साइज में परचेज नहीं करते हो, बल्क में परचेज नहीं करते हो। ऑर्डर साइज जो है आपका छोटा छोटा रहता है, जिसकी वजह से आपको क्वांटिटी डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट नहीं मिल पाता, तो आपके रेट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप नहीं अवेल करते हो कैश डिस्काउंट, तब आपको नुकसान होता है। इसके साथ साथ अगर आप परचेज करते हो इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, तो जाहिर सी बात है जो आपका प्राइस वेरिएंस है वो फेवरेबल जरूर होगा। प्राइस वेरिएंस आपका फेवरेबल होगा क्योंकि आपने इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल परचेज किया है। या फिर आप किसी सप्लायर को पहली बार कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो आपको हो सकता है कि आपका वो प्राइस वेरिएंस कम हो। ठीक है, तो डेफिनेटली इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है? परचेज डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है। जो आपका सेकंड है वो है यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस होता क्या है? यूजेज वेरिएंस होता है कि रॉ मटेरियल को जब मैं परचेज करके ले आया हूं, अब तो उसे प्रोडक्शन के लिए यूज करना है। प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल बी रेस्पॉन्सिबल। कौन सा डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है। यूजेज क्या डिनोट करता है? यूजेज डिनोट करता है एफिशिएंसी, कितनी एफिशिएंसी से मेरा रॉ मटेरियल इनपुट जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हुआ है, उस एफिशिएंसी को डिनोट किया जाता है यूजेज वेरिएंस से। ठीक है, तो यहाँ पर समझना जो फॉर्मूला है एस क्यू इंटू एस आर माइनस ए क्यू इंटू एस आर।
ठीक है, ये मेरा यूजेज वेरिएंस है। अब बात समझना, यूजेज वेरिएंस जो है इसे मैं यील्ड और मिक्स वेरिएंस में निकालता हूँ। यील्ड और मिक्स वेरिएंस में निकालने का क्या रीजन होता है, क्यों निकाला जाता है यील्ड और मिक्स वेरिएंस में? रीजन ये है कि जब मैं एक ही इनपुट यूज करता हूं, यानी एक प्रोडक्ट, ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो है पेन। अब इस पेन को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या सिर्फ प्लास्टिक लगा? ना जी ना, प्लास्टिक के साथ साथ रबर भी लगाया गया। रबर के साथ साथ और भी जो इलेक्ट्रॉनिक इन कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, चिप्स है एंड जो सेल है, बैटरी सेल्स हैं, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको मल्टीपल इनपुट्स लगाने पड़े। जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल इनपुट यूज होता है एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तब हमें निकालना पड़ता है यूजेज वेरिएंस को फर्दर यील्ड में एंड मिक्स वेरिएंस में। ठीक है, तो ये समझते हैं बहुत बेहतर तरीके से कि यील्ड और मिक्स वेरिएंस होता क्या है। यील्ड और मिक्स वेरिएंस समझने के लिए सबसे पहले आप समझो यील्ड वेरिएंस क्या होता है। यील्ड वेरिएंस कुछ नहीं, आपका यूजेज वेरिएंस ही है। लेकिन ये यूजेज वेरिएंस क्या था उसे समझना। जो आपका इनपुट है वो आउटपुट में कन्वर्ट करना है, किससे कन्वर्ट करना है? प्रोसेस से। ठीक है, तो आपके जो इनपुट है, जो रॉ मटेरियल है, वो प्रोसेस जो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उससे लगकर आउटपुट फिनिश गुड्स में तैयार होना है। तो यहाँ पे जो आपका यील्ड वेरिएंस है वो क्यों आता है? क्योंकि जो आपने जितना इनपुट लगाया, स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपने 100 kg ऑफ मटेरियल लगाया, 100 kg ऑफ प्लास्टिक लगाया, तो उससे आपके एटलीस्ट 30 पेन्स तैयार होने चाहिए। लेकिन 100 kg ऑफ मटेरियल लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 10 पेन्स आपके तैयार हुए। तो मतलब इनपुट आपका ज्यादा लगा और फिनिश गुड्स आपके कम तैयार हुए। तो इसमें कहीं ना कहीं आपके इनपुट में कहीं प्रॉब्लम होगी। बात समझना, अगर मेरे इनपुट आउटपुट में डिफरेंस है, यील्ड रेशियो, यील्ड इज व्हाट? इनपुट टू आउटपुट रेशियो। अगर इनपुट में या तो इनपुट में प्रॉब्लम होगा या फिर प्रोसेस में प्रॉब्लम होगा। बात समझना, दो ही जगह प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, जिसकी वजह से मेरा आउटपुट अचीव नहीं कर पाया उतना मटेरियल लगाने के बाद। तो मैं इस वेरिएंस से यही एनालाइज करता हूं कि इनपुट या प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम रही होगी। अब जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल होता है तो वो ऑटोमेटिकली उसका नाम हो जाता है यील्ड, नहीं तो वो कहलाता है यूसेज। तो यहाँ पे समझना रीजन क्या है? एफिशिएंसी ऑफ मशीनरी हो सकता है बहुत पुरानी हो, या फिर हो सकता है बहुत अच्छी एफिशिएंट मशीनरीज मैंने इंस्टॉल कर ली हो, नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी की मशीन मैंने इंस्टॉल कर ली हो, तो जिसके वजह से मेरा जो प्रोडक्शन है, जो यूजेज वेरिएंस है, वो फेवरेबल आ रहा है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल की बात करता हूं। क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या है? क्वालिटी ऑफ मटेरियल, सपोज करो मैं इंफीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज करता हूं। अगर मैं इंफीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज करूंगा तो डिफेक्ट ज्यादा जनरेट होंगे, स्क्रैप ज्यादा जनरेट होंगे। तो मटेरियल इनपुट्स लग तो रहे हैं लेकिन वो आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, वो डिफेक्ट में चले जा रहे हैं, वो इंस्पेक्शन स्टेज में रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा इनपुट जो है वो आउटपुट में कन्वर्ट हो ही नहीं पा रहा है। तो इस बात को आप समझना, इस बात को समझना कि यील्ड वेरिएंस आपका यही होता है कि आपका इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंस है, जो क्यों आपका इनपुट और आउटपुट में वेरिएंस आ रहा है। तो या तो इनपुट में प्रॉब्लम होगी या फिर प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इस बात को आपको नोट करना चाहिए, जो आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस फॉर्मूला जो है रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब ये रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी होता है कि आपका जो ये एक्चुअल क्वांटिटी है ना, ये जो एक्चुअल क्वांटिटी आपने ऊपर लिखे हुए हैं, इस एक्चुअल क्वांटिटी को आप रीराइट कर दो। आप रीराइट कर दो किस में? आप रीराइट कर दो इन स्टैंडर्ड रेशियो या फिर मिक्स रेशियो। स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो, ये मिक्स रेशियो क्या होता है? मिक्स रेशियो ये होता है जो कि आपका स्टैंडर्ड रेशियो होता है कि मतलब आपको ये बता दिया कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना, सपोज करो 2 मटेरियल लगते हैं, 2 इनपुट लगते हैं, तो वो किस किस रेशियो में जाना चाहिए। सपोज करो कॉफ़ी बनाने के लिए स्टारबक्स क्या करती है कि कॉफ़ी बनाने के लिए कॉफ़ी जो पेस्ट है, कॉफ़ी पाउडर है, कितना यूज़ करना है, मिल्क कितना यूज़ करना है, शुगर कितना यूज़ करना है। अब अगर उन्हें कॉस्ट सेव करनी होती है, कॉस्ट बचाना होता है, या अपने प्रोडक्ट को और कम्पिटिटिव प्राइजेस पे करने होते हैं, तो वो जो एक्सपेंसिव आइटम्स हैं उसमें लाइक मिल्क, उसे रिड्यूस कर देते हैं वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना मिक्स वेरिएंस क्या है? मिक्स वेरिएंस, अच्छा तो यहाँ पे एक बात और समझना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि यहाँ पे अब जब यील्ड वेरिएंस निकाल रहे होते हैं तो जो स्टैंडर्ड मिक्स है या स्टैंडर्ड रेशियो है वो आपका कांस्टेंट रहता है। बात समझना है इस बात को। जब मैं यील्ड वेरिएंस निकालता हूं तो जो मेरा स्टैंडर्ड रेशियो है, वो मिक्स है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। बहुत सही, कांस्टेंट रहता है तो उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ? कांस्टेंट रहता है तो मुझे क्या करना होता है? मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा होता हूँ क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस। मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या कहती है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इतने लगने चाहिए थे और एक्चुअली क्वांटिटी कितनी लगाई गई। तो ये कहीं ना कहीं आपका
आपका यील्ड को डिनोट करता है। स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो कांस्टेंट रहता है, इसीलिए जो ये तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड रेशियो में है। एक्चुअल क्वांटिटी को मैं रीराइट इसीलिए कर रहा हूं कि जिससे कि दोनों के मिक्स को बैलेंस कर दिया जाए। मिक्स का डिफरेंस, मिक्स के वजह से कॉस्ट के वेरिएंसेस को नहीं एनालाइज करना है, मिक्स के वेरिएंसेस को एनालाइज करने के लिए सेपरेट वेरिएंस है। तो इसीलिए मिक्स वेरिएंस को मुझे एलिमिनेट करने के लिए इसे एक्चुअल क्वांटिटी को रीराइट करना पड़ता है स्टैंडर्ड रेशियो में, स्टैंडर्ड मिक्स में, जिससे कि जो मिक्स है वो कांस्टेंट बन जाए और जो डिफरेंस आए वो क्वांटिटी यूजेज का डिफरेंस आए, दैट इज यूजेज डिफरेंस। अब बात करते हैं मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का मतलब आपको बिल्कुल समझ में आ गया। मिक्स वेरिएंस कब यूज किया जाता है? मिक्स वेरिएंस तभी कैलकुलेट किया जाता है जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल होंगे। तो यील्ड वेरिएंस भी तभी कैलकुलेट किया जाता है, बट हाँ नाम जरूर चेंज हो जाता है, यूजेज एंड यील्ड वेरिएंस, ठीक है। तो मिक्स वेरिएंस का मतलब है मैं एक से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूं। स्टैंडर्ड रेशियो तो कहता है कि अगर आप कॉफी बना रहे हो तो कॉफी बनाने में मिल्क 20% लगना है, कॉफी आपका 60% लगना है और वाटर आपका 20% लगना है। लेकिन अगर आप एक्चुअल ऑपरेशन करते हो तो मिल्क आपने 50% डाल दिया। कोई कस्टमर आता है कहता है भैया मिल्क भर के बनाना, क्योंकि खाते पीते घर के हैं आप, मिल्क अच्छे से डाल के बनाओ, एक्स्ट्रा चार्ज कर लेना। वो एक्स्ट्रा कहता है सर कैसी बात कर रहे हो, हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, हम तो कॉफी जो कप में देते हैं उतना ही देंगे। हाँ, मिल्क आपने 50% कर दिया। अब मिल्क अगर स्टारबक ने एक्स्ट्रा 50% कर दिया तो डेफिनेटली जो उसकी कॉस्ट स्ट्रक्चर है, वो जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। और हर एक कस्टमर को वो इस तरह से 50% मिल्क देने लगे तो जो जिस प्राइस पे वो सेल कर रहे हैं उसमें उनका मार्जिन कम हो जाएगा। क्योंकि मार्जिन कम हो जाएगा क्योंकि उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ चुका है। कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ गया मतलब आपका अगर जो एक्सपेंसिव आइटम है उसका क्वांटिटी यूजेज बढ़ा दिया जाए तो आपका डेफिनेटली कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे बात समझना, मिक्स वेरिएंस का मतलब क्या है? रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो डिफरेंस रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट रॉ मटेरियल फ्रॉम द बजटेड। और रीजन में क्या है? आपके इंटीग्रेंट्स यूज्ड और चेंज इन मिक्स। यहाँ पे नोट आपको क्या करना है? टोटल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज कांस्टेंट बट मिक्स ऑफ मटेरियल इज डिफरेंट। मतलब यहाँ पे आपको जो आपका क्वांटिटी कंज्यूम्ड है ना, तो क्वांटिटी कंज्यूम्ड आपने कांस्टेंट रखा है क्योंकि क्वांटिटी कंज्यूम्ड के लिए हमने कौन सा यूज करा? वो हमने यूजेज वेरिएंस यूज कर लिया। तो अब यहाँ पे मिक्स में जो है वो हम जो डिफरेंस देखेंगे वो डिफरेंस देखेंगे कि मिक्स में रेशियो में चेंज आने की वजह से कॉस्ट में कैसे फर्क आया, ठीक है। इसे समझने के लिए आप बिल्कुल जो आपको वीडियोस दिए जाएंगे, फ्री वीडियोस दिए जाएंगे आपके सभी जो बच्चे हैं रिवीजन वाले एंड रिवीजन प्लस प्रैक्टिस वाले, उन्हें सिर्फ बेसिक कंटेंट्स, जो रिवीजन वाले हैं सिर्फ उन्हें बेसिक कंटेंट्स दिया जाएगा। तो वहाँ से आप ये इसे और डिटेल मैनर में कर सकते हो, इस पे एक्सरसाइज कर सकते हो, क्वेश्चंस उसमें इनबिल्ट हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। कैसे आपको वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं न्यूमेरिकली उसे सॉल्व कर सकते हो। हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो एडवांस वेरिएंसेस एनालिसिस में आपको आप समझोगे कि कैसे अब आप न्यू कोर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके रिक्वायरमेंट कैसे। लेकिन बेसिक कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो बेसिक कैलकुलेशंस का एक फोल्डर सेपरेट रखा हुआ है और एडवांस वेरिएंसेस के कैलकुलेशंस को सेपरेट रखा गया है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बेसिक कैलकुलेशंस वहां से जरूर से लर्न करना चाहिए। इट विल रियली हेल्प यू और आप अपने 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, सेव कर सकते हो, या अपने आपके 10 मार्क्स और ऐड कर सकते हो अपने फाइनल के मार्कशीट में। जितने भी मार्क्स आने वाले हैं उसमें 10 मार्क्स आप और जोड़ लेना अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो तो, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस पे चलते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस पे, हाँ जी, तो आपको समझ में आ गया कि मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्यों नहीं डील करने जा रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम प्रैक्टिकल, जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है उसमें हम थियोरेटिकल के जो क्वेश्चंस होंगे आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के वो भी डील करेंगे, जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन पार्ट है वो भी डील करेंगे, जो एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, ये सब कुछ हम लोग उसमें कवर अप करने जाएंगे जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। तो अब बात करते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, अब आ जाओ आप लोग मूव कर लो मटेरियल से लेबर पे। मटेरियल से लेबर पे मूव करने का मतलब क्या है कि हाँ जी, अब आप इनपुट से निकल जाओ, इनपुट से निकलकर आप किस पे आ जाओ? मैन पावर लेबर पे आ जाओ, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस पे, जी ठीक है। तो मटेरियल से जैसे आप मूव करते हो लेबर पे तो आपके क्वांटिटी के जगह आर्स हो जाएंगे। तो डेफिनेटली जो भी अभी तक ऊपर आपने फॉर्मुलेज में क्वांटिटी किया था वहां पे आप रिप्लेस कर दो आर्स, ठीक है। तो फॉर्मूलेस बिल्कुल सेम होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि हर एक कॉस्ट वेरिएंसेस के दो ही रीजन होते हैं, या तो प्राइस में या फिर यूजेज में। तो यहाँ पे भी या तो रेट वेरिएंस कहलाएगा या फिर कहलाएगा वो एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं इनटू
यील्ड नहीं कहेंगे हम यहाँ पे, कहेंगे सब एफिशिएंसी वेरिएंस। और मिक्स वेरिएंस के साथ साथ गैंग वेरिएंस भी कहलाता है। लेकिन यहाँ पे बात समझ में नहीं आई कि मैन पावर में कैसे कोई मिक्स कर सकता है। मिक्स किया जाता है यहाँ पे। मिक्स किसका किया जाता है? मैन पावर लेबर का। मतलब मैन पावर की कोई एक कैटेगरी नहीं होती। आप देखो यहाँ पे आपके पास स्किल्ड भी होंगे, अनस्किल्ड भी होंगे, सेमी स्किल्ड भी होंगे। तो अगर आपने उस प्रपोर्शन में, सपोज करो आप ऑडिट पे जाते हो, ऑडिट पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट है 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एंड 3 आर्टिकल्स की, वहाँ पे एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके बॉस क्या करते हैं आपके फर्म में? यही करते हैं कि 5 आर्टिकल्स भेज दिए वहाँ पे और एक को बना दिया सीए, सेमी क्वालिफाइड है, बना दिया सीए कि हाँ जी आप ही सीए हो वहाँ के लिए। क्योंकि वो उसने, क्लाइंट ने क्या कहा था कि आप एटलीस्ट 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट भेजोगे और 3 आर्टिकल भेजोगे तभी हम आपको इतनी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो आप अपनी कॉस्ट सेविंग्स के लिए क्या करते हो? सारे आर्टिकल्स भेज देते। दैट इज व्हाट द चेंज इन मिक्स, लेबर मिक्स, गैंग वेरिएंस, ठीक है? अब बात समझना यहाँ पे, बात समझना सबसे पहले लेबर रेट वेरिएंस क्या होता है, क्यों आता है? लेबर रेट वेरिएंस आता है कि अगर आप रॉन्ग टाइप ऑफ लेबर यूज करते हो तो आपको रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा। मतलब ये है कि सपोज करो जो काम आप आर्टिकल से करा सकते थे या जो काम आप एक बीकॉम लेवल स्टूडेंट से करा सकते थे, वो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराते हो तो डेफिनेटली आपका जो पेमेंट रेट है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाता है। पेमेंट रेट वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाता है। सपोज करो आप एंट्रीज कराने के लिए किससे करा रहे हो? आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से करा रहे हो, तो वो डेफिनेटली वो आपको रेट ज़्यादा बियर करना पड़ रहा है, रेट डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे रेट वेरिएंस आएगा। वही काम एक बीकॉम भी कर सकता था, ठीक है? ग्रेजुएट पर्सन भी कर सकता था। तो यूजिंग रॉन्ग टाइप ऑफ लेबर और इन्फ्लेशन, अगर आप इन्फ्लेशन फेस कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली हायर वेजेस पे करने पड़ेंगे। और अगर कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आता है, मिनिमम वेज रेट पेमेंट्स अगर इंक्रीज होते हैं, इन्फ्लेट होते हैं, तो वहाँ से आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। तो आपने क्या प्लान किया था और क्या अब आपको पे करना पड़ रहा है? साथ ही साथ अगर आपने अनएक्सपेक्टेड बोनसेस दे दिए, अनएक्सपेक्टेड पे स्केल इंक्रीज कर दिया, क्यों अनएक्सपेक्टेड बोनस देने पड़े या क्यों अनएक्सपेक्टेड पे स्केल देना पड़ा? हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय है, वो स्किल्ड एम्प्लॉय है, वो काम को जानता है, सब कुछ जानता है, बहुत अच्छे से काम करता है। अब क्या है कि उसे सैलरी लग रही है कि कम है मेरी, तो वो क्या कहता है बॉस को धमकी देता है कि सर आप मेरी सैलरी बढ़ाते हो या डू रेजिग्नेशन। तो कहता है वो बॉस जो है वो थोड़ा डर जाता है, वो कहता है कि रुको रुको रुको, मैं आपकी सैलरी बढ़ा देता हूँ, आपकी पिछले 10 साल से सैलरी नहीं दी गई है, सैलरी नहीं बढ़ाई गई है, तो वो सैलरी बढ़ा देता है। दैट इज व्हाट अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन अलाउंसेज और स्पेशल अलाउंसेज और इंक्रीमेंटल बोनसेस जो आप भी नाम दो जिससे आप पे करते हो, वो आपके वेजेस पेमेंट में इंक्लूडेड है। तो आपका जो रेट है वो रेट ज़्यादा शो कर रहा होता है। अच्छा, इस रेट वेरिएंस से हम क्या एस्टेब्लिश कर सकते हैं? इस रेट वेरिएंस से हम ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि हमारा क्या पेरोल होगा और क्या लेबर रिक्रूटमेंट होगा। वी एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेजेस रेट एंड रिक्रूटमेंट, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड कंट्रोल ऑफ पेरोल। इससे हम पेमेंट ऑफ वेजेस एंड कंट्रोल ऑफ पेरोल्स भी करते हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ एनालाइजिंग द वेरिएंस एनालिसिस ऑफ लेबर रेट वेरिएंस। अब बात करते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस समझना, रीजन मतलब ये है कि अगर फेवरेबल वेरिएंसेस आते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो देयर कुड बी अ रीजन, देयर कुड बी अ व्हाट रीजन, देयर कुड बी अ रीजन दैट हायरिंग ऑफ मोर स्किल्ड लेबर, आपने ज्यादा स्किल्ड लेबर हायर किए हुए हैं तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, आप ज्यादा एफिशिएंट लेबर से काम करा रहे हो या उन लेबर से काम करा रहे हो जो ज्यादा स्किल्ड हैं। देन बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग, अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रेनिंग कॉस्ट में जरूर जुड़ता है लेकिन बट इससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। हायर लर्निंग कर्व। एंड इफ अनफेवरेबल मतलब जो स्टाफ है इसके जो उनके मोरल्स हैं दोज आर वेरी डाउन। क्यों? क्योंकि उनके पिछले 3 साल से 5 साल से सैलरी नहीं बढ़ाई गई है, इंक्रीज नहीं की गई है, तो दे आर लेस मोटिवेटेड टू वर्क इन सच ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज नो करियर डेवलपमेंट, देयर इज नो ग्रोथ। तो they are less motivated and their efficiency will be down. Lower learning curve achieved and decrease in a staff moral. दिस इज व्हाट द एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी। अब आपको समझ में आएगा कि लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है और लेबर मिक्स और गैंग वेरिएंस क्या होता है। अगर आपके एक से ज़्यादा लेबर मिक्स वेरिएंस, एक से ज़्यादा लेबर यूज़ किए जा रहे हैं प्रोडक्शन में, तो दैट इज टाइप ऑफ लेबर विच इज़ बीइंग यूज्ड, तो इसका मतलब आपका मिक्स और सब एफिशिएंसी वेरिएंस निकाला जाएगा। अब एक सिचुएशन और आती है, एक सिचुएशन ये आती है कि अगर आपके एबनॉर्मल आइडल आवर्स हैं, एबनॉर्मल आइडल टाइम है, बात समझना, नॉर्मल आइडल टाइम नहीं कंसिडर किया जाता, एबनॉर्मल कंसिडर किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग वेरिएंसेस। एफिशिएंसी वेरिएंस
उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और आइडल वेरिएंस। आइडल वेरिएंस कैसे निकाला जाता है? आइडल आवर्स इनटू जो स्टैंडर्ड रेट है उससे मल्टीप्लाई करके आइडल टाइम वेरिएंस निकाला जाता है, और हमेशा एडवर्स रहता है। और ये जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस माइनस आइडल वेरिएंस कर दोगे तो आपका लेबर एफिशिएंसी, अब यहाँ और यहाँ दोनों जगह लेबर एफिशिएंसी वर्ड क्यों यूज किया है मैंने, यहाँ पे बात समझना, अगर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बोलता है और आइडल आवर्स दिए हुए हैं तो बात समझ लेना ये हो जाएगा आपका नेट। इम्प्लाइड है कि ये आपका नेट है, लेकिन उसे नाम जरूर दिया गया एफिशिएंसी, मतलब उस एफिशिएंसी में आइडल का क्या काम। अगर मेरे आइडल आवर्स इनकर हो रहे हैं तो आइडल आवर्स में मैं कभी भी एफिशिएंसी को मेजर नहीं कर सकता, इसीलिए उन आइडल आवर्स को हटाकर तब एफिशिएंसी को इवैल्यूएट किया जाता है, तब एफिशिएंसी को मेजर किया जाता है। तो इसीलिए मैंने नाम जो दिया है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दिया है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए इट इज एक्सक्लूडिंग ऑफ आइडल आवर्स, राइट। देन थर्ड मूव करते हैं वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आपके अभी कमिंग अटेम्प्ट में जो प्रीवियस अटेम्प्ट था, सॉरी कमिंग अटेम्प्ट नहीं प्रीवियस अटेम्प्ट था, उसमें आया था 10 मार्क्स का। तो आप समझना टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होता क्या? टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होते हैं? वेरिएबल ओवरहेड्स वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इनडायरेक्ट होते हैं और जो चेंज होते हैं, फिक्स नहीं रहते, जो चेंज होते हैं, तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है वेरिएबल ओवरहेड्स। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स नाम देने का रीजन क्या है? 1-to-1 जो रिलेशनशिप है वो एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका नाम जो दिया गया है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। कोई एग्जाम्पल हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरिएबल ओवरहेड एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट वेरिएबल ओवरहेड एग्जाम्पल, और यू कैन कंसिडर एज अ फ्यूल एक्सपेंसेस ऑल्सो। फ्यूल एक्सपेंसेस इज व्हाट योर वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस। नाउ टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे कंप्यूट किया जाता है? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो एक्चुअल आउटपुट निकाला जाता है, यहाँ पे भी ध्यान देना क्योंकि अभी तक हम कॉस्ट वेरिएंसेस में, ठीक है। माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, ये हमारा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आ जाता है। फिर उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, अगेन हम जो कॉस्ट वेरिएंस उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, दैट इज व्हाट एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या है आपका? एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, दैट इज व्हाट इनकर्ड लोअर एक्सपेंसेस देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट। इनकर्ड लोअर एक्सपेंसेस देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, मतलब आपने जो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट था उससे आपने लोअर्ड एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। अब उस लोअर एक्सपेंसेस क्यों इनकर किए हैं, उसका क्या रीजन हो सकता है, क्यों आपका ये फेवरेबल आ रहा है, उसे बात समझते हैं। या तो हो सकता है आपने इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव किया, मतलब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जब लार्ज लेवल प्रोडक्शन किया जाता है तो जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो बचते हैं। वो किस तरह से बचते हैं? सपोज करो सेटअप कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली बचता है, नंबर ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट बचता है, सेव होता है। अगर आप बड़े बड़े बैच लॉट साइज में ऑर्डर प्लेस करते हो तो जो आपके नंबर ऑफ सेटअप्स हैं डेफिनेटली वो रिड्यूस होंगे, तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आपका रिड्यूस हो रहा है। और इसके साथ साथ मोर एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल आप अगर इंप्लीमेंट करते हो तब भी आपके कॉस्ट सेव्स होंगे। डिक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ द डायरेक्ट सप्लाईज, अगर जो आपके इनडायरेक्ट सप्लाईज हैं, सपोज करो पेट्रोल के एक्सपेंसेस कम होते हैं, डीजल के कॉस्ट कम होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं वो रिड्यूस करती है गवर्नमेंट, तो आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट दिखाई देता है कि आपका जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वो कम हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है आपका स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो आप बात समझना यहाँ पे इसका measures the effort of the production department converting the input to the output। ये क्या मेजर करता है? It measures the effort of the production department फॉर कन्वर्टिंग द इनपुट टू द आउटपुट। लेकिन इनपुट को आउटपुट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए डेफिनेटली आपने यूज़ किया होगा अपने इंडायरेक्ट सप्लाईज का, इंडायरेक्ट मटेरियल्स का, इंडायरेक्ट सप्लाईज या जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी इफिशिएंटली यूज़ किया गया है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, दिस इज व्हाट एफिशिएंसी वेरिएंस। फॉर्मूलेज हैं आपके, फॉर्मूलेज आप अगर देखो जो आपको मैंने बेसिक कैलकुलेशंस दिए हैं तो वहाँ पे आपको एक भी फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इस तरह के टेक्निक्स हैं, बहुत सिंपल हैं। आपको क्या करना है, बस अपने आप को अडॉप्ट करना है। आपने कहीं पहले से अगर लर्न कर रखा है तो उसे डी लर्न कर देना, भूल जाना वो चीज़। बहुत मुश्किल होता है कि कहीं किसी आपने बहुत अच्छे टीचर से भी पढ़ रखा होगा तो आपको टेक्निक्स जो है वो अडॉप्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आपको लगेगा कि ये नए टेक्निक को मुझे क्या जरूरत है, क्यों लर्न करूं, लेकिन आपको बेनिफिट तभी समझ में आएगा जब आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या आप इस चैप्टर को करके जाते हो अच्छे से? क्या आपके सारे वेरिएंसेस कंप्यूट हो जाते हैं? क्या आपके टाइमली 10 मिनट के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेते हो? इतना कॉन्फिडेंस है आप में अगर, तो आप अपने जो मेथड है उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। आपको एक भी फॉर्मूलेज अगर नहीं लर्न करने पड़े तो आप अपने मेथड के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको
इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस कमांड गेन करना है और हर एक क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करना है, और कैसा भी क्वेश्चन हो अपने आप सॉल्व कर लो। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पुराने मेथड को भूलना है और उसके बाद जो मेथड बेसिक कैलकुलेशंस में बताए गए हैं उन मेथड्स को अडॉप्ट करना है। बस इतना सा काम करना है। 6 घंटे, 6.5 घंटे, 7 घंटे आपको लगाने हैं। आपके बेसिक कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग हो जाएंगे आपको, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस ये पॉसिबल नहीं है। वो अंडरस्टैंडिंग लर्निंग के लिए अच्छा है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे फेवरेबल क्या है, जब प्रोडक्शन वाज कैरिड आउट एफिशिएंटली विद द मिनिमल लॉस ऑफ इनडायरेक्ट सप्लाईज। अब बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। बात समझना, जैसे ये ओवरहेड वेरिएंसेस आते हैं ना, तो ये जैसा आपका नाम है ओवरहेड, तो जी सर के ऊपर से जाना शुरू हो जाता है, और स्पेशली फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका ऐसा समझाऊंगा कि आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस वेरिएंसेस में। ठीक है, लेकिन हाँ, जो किस मैनर से उसे करना है, किस टेक्निक से करना है, वो प्लीज़ आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से लर्न करके उसे समझेंगे, सॉल्व करेंगे, तभी आपको ये चैप्टर बेनिफिशियल लगेगा। 10 मार्क्स इतने आसानी से नहीं मिलने वाले। 10 मार्क्स कि मैंने बोल दिया रिवीजन वीडियोस, चलो बस एक बार देख लिया, एक दो क्वेश्चंस कर लिए, इस तरह से नहीं मिलेगा। एफिशिएंट तरीके से काम करना पड़ेगा। एक एक मार्क्स के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। आपका जो रिजल्ट, आपका जो एग्ज़ाम है वो अब पोस्टपोन हो चुका है। आपको टाइम अच्छा मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हरी मैनर में हश हश में करके फिर से अपना टाइम वेस्ट करना है, यार चलो जितना टाइम मिला आप उसे वेस्ट करना शुरू कर दो। बिल्कुल नहीं है। वो टाइम आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई है। या अगर जो अभी तक फर्स्ट ग्रुप दे रहे, सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दे रहे थे, वो सेकंड ग्रुप देना चाहते हैं तब कर सकते हैं, या सिर्फ जो सेकंड ग्रुप है वो फर्स्ट ग्रुप देना चाहते हैं तब भी कर सकते हो। इतना टाइम है अब आप लोगों के पास, क्योंकि पूरे पूरे अराउंड 45 डेज का आपको एक्सटेंशन मिला है। ठीक है, तो वो टाइम आपको पूरा पूरा यूटिलाइज करना है बहुत अच्छे तरीके से। और अगर जो सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बात समझते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। सबसे पहले जो टर्म आपको समझना है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होते क्या हैं? ओवरहेड्स, जो आपके ओवरहेड्स हैं, आपको समझ में आएगा कि आपके सारे इनडायरेक्ट खर्चे एक ही जगह जोड़ दिए जाते हैं और उसे नाम दिया जाता है ओवरहेड। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब जो इसका नेचर है वो है फिक्स्ड। नेचर है फिक्स्ड, तो हमें हमें वेरिएंस निकालने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि अगर हमने कहीं पढ़ा है तो ये पढ़ा है कि फिक्स्ड कॉस्ट में तो कोई चेंजेस नहीं आते। क्यों वेरिएंस हम निकाल रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज आपने जो बात पढ़ी है वो थ्योरेटिकल बात पढ़ी है। जो आपको पता है वो इन्फॉर्मेशन सही है, लेकिन आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। देखना, जो आपके ओवरहेड्स हैं, वो ओवरहेड्स आप साल के शुरुआत में ही एस्टिमेट कर लेते हो। साल के शुरुआत में क्यों एस्टिमेट करते हैं? साल के शुरुआत में इसलिए एस्टिमेट करते हैं क्योंकि आपको प्रोडक्शन करना होता है पूरे साल, और प्रोडक्शन करने से पहले अपने सेलिंग प्राइसेस को फिक्स करना होता है, जिस सेलिंग प्राइस पे आपका प्रोडक्ट सेल होगा। तो अब ऐसा तो मैं कर नहीं सकता कि मैं कॉस्ट अननेसेसरी या बहुत ज़्यादा फिक्स कॉस्ट इनकर कर लूँ, फिर मुझे पता चले कि यार जो सेलिंग प्राइस पे मैंने सेल किया उसमें तो कॉस्ट मेरा कवर अप ही नहीं हुआ। तो वो कॉस्ट को कवर अप करने के लिए एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आप जो है आप एस्टिमेट करते हो मेरा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कितना होगा नेक्स्ट कमिंग ईयर का, और उसे एक एस्टिमेटेड मतलब एक नॉर्मल लेवल पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल से डिवाइड किया जाता है, जिसे बोला जाता है बजटेड आउटपुट या बजटेड आवर्स, जिससे कि मेरा एक रिकवरी रेट आता है, जिसे आप ब्लैंकेट रेट, एब्जॉर्प्शन रेट बोलते हो। अब ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होते क्या है? ओवरहेड्स आर चार्ज टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट। मतलब जितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस करते हो उस प्रोडक्शन पे आप एक प्री डिटरमाइंड रेट, जो प्री डिटरमाइंड रेट है, ये जो आपका प्री डिटरमाइंड रेट है, ये कुछ और नहीं बल्कि आपका ब्लैंकेट रेट, रिकवरी रेट, एब्जॉर्प्शन रेट है, जिसे कि आपने साल के शुरुआत में ही प्री डिटरमाइंड कर लिया था। ठीक है, तो आप इस बात को समझना कि जो भी ओवरहेड्स हैं, जितने भी ओवरहेड्स हैं, वो फिक्स्ड ओवरहेड्स जो भी हैं आपके, वे आर चार्ज जरूर किया जाता है, आर चार्ज टू ईच यूनिट का मतलब जितने भी, अगर आपने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं तो उन 10,000 के 10,000 यूनिट्स पे ये ओवरहेड्स चार्ज कर लिए जाएंगे। अब सपोज करो आपका जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी है 2 लाख यूनिट्स का। कितने? 2 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी है। आपने
एस्टिमेटेड कितने खर्चे कर प्लान किए हुए हैं फिक्स्ड ओवरहेड के, 20 लाख का प्लान किया हुआ है। तो अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो आपका आता है रेट 10 रुपये, आपका आता है 10 रुपये रेट। अब ये पूरे साल की कैपेसिटी थी, पूरे साल के खर्चे थे। तो अगर मैं सिर्फ एक महीने की बात करूं, एक महीने की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ आपने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, तो उस हिसाब से पूरे साल में आप कितने 1,20,000 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन करोगे। अब मैंने जो रिकवरी है वो रिकवरी रेट जो निकाला है वो 2 लाख यूनिट के हिसाब से निकाला है, और जो मेरा प्रोडक्शन है वो कितने यूनिट्स के हिसाब से चल रहा है, वो चल रहा है 1,20,000 यूनिट्स के हिसाब से चल रहा है। तो डेफिनेटली जो 80,000 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं हुए कैपेसिटी से, जो कि मैंने एस्टिमेट किया था, वो रह जाएंगे, वो कहलाएंगे अनएब्जॉर्ब्ड, ये कहलाएंगे अनएब्जॉर्ब्ड। और एक आपका कॉन्सेप्ट होता है ओवर रिकवरी एंड अंडर रिकवरी। तो ये जो आपका ये जो सिचुएशन है, दिस इज कॉल्ड अंडर रिकवरी। तो क्या ये अंडर रिकवरी इन्हीं प्रोडक्ट्स पे चार्ज कर देना चाहिए? बिल्कुल गलत। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 1,20,000 तक तो हम चार्ज करते हैं हर एक यूनिट पर, लेकिन जो 80,000 यूनिट्स पे अनरिकवर्ड रह गए उन्हें कॉस्टिंग P&L में ले जाकर लिख देते हैं हम। तो इसका मतलब ये कि खर्चे तो पूरे लेके जाए जाते हैं अपने कॉस्टिंग P&L में, लेकिन हम यूनिट पे जो चार्ज करते हैं वो चार्ज करते हैं कि प्री डिटरमाइंड रेट पे बेसिस पे, जिससे कि हमारे कॉस्ट का बर्डन ना बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं अपने ऑफिस और क्लासरूम और जो रिकॉर्डिंग रूम है उन सभी का खर्चा जो है साल का, महीने का 1,00,000 रुपए है, 1,00,000 रुपए है। अब ये मानो सपोज करो मेरे पास किसी साल बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं और किसी साल कम होते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि जिस साल कम आए तो उनसे मैं फीस ज़्यादा ले लूँ? नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरा फीस स्ट्रक्चर जो चल रहा है मैं उसी हिसाब से चार्ज करूँगा। या किसी महीने ज़्यादा आते हैं, किसी महीने कम आते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि जिस महीने में बच्चे ने क्लास खरीदी उस महीने के खर्चे मेरे नहीं निकले तो उस बच्चे को बोलूँगा कि आप ही सारी फीस आपसे सारे फिक्स कॉस्ट चार्ज की जाएगी, आपसे रिकवर किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप इस बात को समझना, ये आपका एक प्री डिटरमाइंड रेट है। वो कैसे? एस्टिमेटेड ओवरहेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, एस्टिमेटेड लेवल ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन द टर्म्स ऑफ मशीन आवर्स, लेबर आवर्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स। तो बजटेड रेट कैसे निकाला था? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट आवर्स। ये बजटेड रेट और स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे बन जाते हैं इक्वल, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस समझना। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकाला जाता है? एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड फिर से आपको वही कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा, फ्लेक्सिबल बजट की तरह ही बनाया गया है। बात समझना यहाँ पे, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ तो ये फिर से यही है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। ये आवर्स और आउटपुट का डिफरेंस जो है वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बेसिक कैलकुलेशंस देखना, वो आपको मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए, आपको क्या कैलकुलेशन करते हैं। बहुत डिटेल मैनर में कराया है वो मैंने, 10 घंटे का है पूरा वीडियो, 10 घंटे में पूरी आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कवर अप की है। रियली आपको बहुत मज़ा आने वाला है उस बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो आपका ये जो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का मतलब क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर का वेरिएंस का मतलब ये है कि मैंने प्लान किया था साल की शुरुआत में कितने खर्चे प्लान किए थे? 20 लाख। लेकिन अब मैंने जो साल के आखिरी तक आते आते वो खर्चे ज़्यादा इनकर हो गए। कैसे ज़्यादा इनकर हो गए? आपने प्लान किया था, फिक्स्ड है, कैसे आप कर सकते हो ज़्यादा खर्चे? ज़रूरी है, अगर नहीं करोगे तो क्या बिजनेस नहीं चलाओगे? अब मुझे साल के बीच में कहीं एक्सपेंशन करना है तो मैं क्या एक्सपेंशन ना करूं? मैं ये बोलूं कि नहीं ये फिक्स्ड खर्चे हैं, मैंने सोच के रखा है, इन पे तो मुझे कुछ करना नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ़ आई नीड टू मैंने अपने बिजनेस एक्सपेंशन प्लान कर लिया, बीच में ही कभी प्लान कर लिया, मुझे कुछ नीड पड़ जाते तो मैं फिर मेरे फिक्स खर्चे बढ़ते हैं। अभी एक और एग्जांपल दूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि बढ़ने के साथ साथ कम भी होते हैं। दूसरा क्या कि अगर मैं कॉस्ट रैशनलाइजेशन मेजर्स नहीं लेता हूँ, या फिर प्लानिंग इनएक्यूरेसी, मेरी जो प्लानिंग थी उसमें कुछ इनएक्यूरेसी है, या फिर सपोज करो एक मेरा सुपरवाइजर है, ठीक है। सुपरवाइजर जो है मेरा फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा है, मैं सुपरवाइजर को जो सैलरी देता हूँ वो फिक्स्ड खर्चा है, ठीक है। वो 3 महीने तक, अब मैंने पूरे साल में उसका खर्चा लगा लिया था कि पूरे साल में उसे 20,000 रुपीज़ के बेसिस पे सैलरी देता हूँ और बीच में बोनसेस दे देता हूँ 10,000 रुपये के हिसाब से, तो 2.5 लाख रुपये का खर्चा पूरे साल का है। अब वो जो सुपरवाइजर है वो बीच में 3 महीने आने के बाद वो
जॉब छोड़ देता है और उसके बाद मुझे उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलता, तो बात समझना, मैंने प्लान जो करा था वो 2.5 लाख के हिसाब से करा था, 3 महीने बाद छोड़ गया, तो 190 का जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो मेरा रिड्यूस, मैं कम खर्चे कर किए मैंने, तो डेफिनेटली जो आपका एक्चुअल है वो ज़्यादा भी होता है कम भी होता है। तो बात समझना है इस चीज़ को, फिक्स्ड का मतलब ये नहीं कि फिक्स्ड, वो फिक्स्ड इसलिए रहता है क्योंकि आपका जो रिकवरी है, जो पर यूनिट का रिकवरी रेट है वो फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता क्योंकि आपकी कैपेसिटी चेंज नहीं होगी, जो आपने एस्टिमेशन शुरू में किया हुआ है वो चेंज नहीं होता। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो टोटल ओवरहेड्स आपने एस्टिमेट किए, प्लान किए, उसमें कोई चेंजेस मत करो, जो क्योंकि वो कैपेसिटी के बेसिस पे आपको हर एक यूनिट पे चार्ज करना है। तो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ये बिल्कुल आसान लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझना, ये मैं बात करने जा रहा हूँ एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड की। एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड ये कहता है कि आपके जितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो, तो इसीलिए एक्चुअल आउटपुट, जितने एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस हुए हैं मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्या है आपका? रिकवरी रेट ही तो है, एब्जॉर्प्शन रेट ही तो, इसलिए मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड आ जाता है। और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड क्या है? जो भी आपके एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड के खर्चे हुए हैं वो आप निकाल लेना। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में इसीलिए हम बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड क्या है आपका? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आपने क्या किया है, आप समझना, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आपने कैसे निकाला है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट या बजटेड रेट, जो आपने प्लान किया था साल की शुरुआत में, माइनस कर रहे हो किसके साथ? एक्चुअल के साथ। तो इसका मतलब ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो आपका यहीं से पता चल जाना है। तो फिर वॉल्यूम वेरिएंस क्यों निकाल रहे हैं? वॉल्यूम वेरिएंस इसलिए निकाल रहे हैं कि आउटपुट में जो चेंजेस आए, मेरे जो प्रोडक्शन हुआ है, बात समझना, जो मेरे प्रोडक्शन, सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स जितने प्रोड्यूस हुए हैं, अगर एक्सेस प्रोड्यूस होते हैं, कम प्रोड्यूस होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मेरे जो आउटपुट का कैपेसिटी वो 2 लाख यूनिट्स का साल का है और मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे थे? 1,20,000। तो जो 80,000 का डिफरेंस है वो कहलाता है वॉल्यूम डिफरेंस। वो क्या कहलाता है? वॉल्यूम डिफरेंस। वो वॉल्यूम वेरिएंस है। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस मतलब ये वॉल्यूम में चेंज आने की वजह से ये वेरिएंसेस आते हैं। तो इसीलिए एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड है। एक्चुअल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ? 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय रिकवरी रेट किया 10 से, तो कितना रिकवर हुआ? 12 लाख। आपने बजट कितना करा था? आपने बजट कितना करा था? आपने बजट करा था आपने बजट करा था 20 लाख का। तो दैट इज व्हाट आपका ये फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस आ गया। अभी जो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है, ये डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया, आउटपुट का डिफरेंस है। आप देखना ये किस पे कैलकुलेट किया गया था? ये 2 लाख यूनिट्स पे कैलकुलेट किया गया था। और ये कितने पे कैलकुलेट किया गया? ये 1,20,000 यूनिट पे कैलकुलेट किया गया। तो ये जो डिफरेंस है, रेट का तो डिफरेंस है ही नहीं, रेट का डिफरेंस तो है ही नहीं। ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड भी बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट कर देता हूँ, तो स्टैंडर्ड रेट तो है ही नहीं, बस डिफरेंस किसका? आउटपुट का। वॉल्यूम क्या है? आउटपुट। वॉल्यूम इज व्हाट? आउटपुट। बट डू नॉट से इट सेल, इट इज प्रोडक्शन। इट इज व्हाट? प्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ समझ में आए, टर्म समझ में आए कि प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, सेल्स यूनिट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनपुट में क्या डिफरेंस होता है, आपका फिनिश गुड्स में क्या है। ये सब डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज यू विल मेक सिली मिस्टेक्स, और सिली मिस्टेक्स करते ही आपका आंसर गलत आएगा, और आंसर गलत आता है तो आपको मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। अब बात करते हैं एफिशिएंसी फिक्स्ड ओवरहेड, एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। जो आपके फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है ना, उसे 3 पार्ट में फर्दर एनालाइज किया जाता है। मतलब ये जो वॉल्यूम में डिफरेंस आया, बात समझना कि मतलब मेरी कैपेसिटी तो थी 2 लाख यूनिट्स बनाने की, मगर मैं बना क्यों नहीं पाया? बात समझना, मेरी कैपेसिटी थी 2 लाख यूनिट्स की, लेकिन मैं बना नहीं पाया, मैं सिर्फ 1,20,000 यूनिट ही बना पाया। क्या रीज़न है उसका? उसका रीज़न ये हो सकता है कि एफिशिएंसी किसकी? मशीनरीज की या फिर लेबर्स की। एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं आई, जिसके वजह से टाइम लग गया पूरा, लेकिन आउटपुट का प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो दैट इज व्हाट डिफरेंस इन द आउटपुट। मतलब ये जो डिफरेंस आउटपुट है ड्यू टू क्वांटिटी फैक्टर, दैट इज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल टाइम, दैट इज व्हाट हायर द एफिशिएंसी विल रिड्यूस द एवरेज टाइम टेकन। जितना ज्यादा एफिशिएंसी होगा उतना एवरेज टाइम टेकन पर यूनिट रिड्यूस होगा, तो वो आपके आउटपुट्स में कन्वर्ट होंगे। लेकिन अगर आपकी एफिशिएंसी कम है तो डेफिनेटली जो आपके आउटपुट्स हैं वो कम प्रोड्यूस होंगे। बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस का मतलब क्या है? यहाँ पे डिनोट करता है टाइम फैक्टर को। टाइम फैक्टर का मतलब क्या है? ड्यू टू चेंज बिटवीन एक्चुअल आवर्स वर्कड एंड
एंड प्लान्ड आवर्स, जो आपके नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल आवर्स आपने काम करे उसके बीच में अगर डिफरेंस है, मतलब आपने प्लान करा था कि आप डेली बेसिस पे 10 घंटे काम करोगे, लेकिन आपने 10 घंटे नहीं काम करा, आपने सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे ही काम करे हैं। मशीनरी को बोला गया था मशीनरी यूज की जा सकती है पूरे दिन में 10 घंटे, लेकिन 10 घंटे आपने प्लान ही नहीं किया, आपने आधे घंटे के 2 लंच रख दिए, 15 मिनट्स के 4 ब्रेक रख दिए, मूवमेंट टाइम ज्यादा है। तो आपका जो आप समझना जो प्लान किया गया था उतने टाइम आपने जब यूज ही नहीं करा, जो इसीलिए बोला जाता है टाइम फैक्टर कि जितने प्लान किए थे और एक्चुअल आवर्स ऑपरेटेड कितने हैं उसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा आपका, इट इज कॉल्ड एज कैपेसिटी वेरिएंस। मतलब आप एक कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं की आपने प्रॉपर्ली, दैट इज व्हाट लेवल ऑफ कस्टमर ऑर्डर। सपोज करो इससे मैं क्या एनालाइज कर पाता हूँ कि अगर सपोज करो मेरा कोई कस्टमर ऑर्डर इमीडिएटली आ जाता तो मैं अगर कस्टमर ऑर्डर को फुलफिल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और साथ ही साथ कैपेसिटी कांस्टेंट, क्या मेरे कंपनी में कोई कैपेसिटी कांस्टेंट चल रही है, कांस्टेंट चल रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे रिमूव करना पड़ेगा जिससे कि मेरा प्रोडक्शन फर्दर और इंक्रीज हो सके। देन कैलेंडर वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस क्या है, कैलेंडर वेरिएंस है आपका डेज का डिफरेंस। डेज का डिफरेंस का मतलब क्या कि मैंने बजट किए थे अपने ओवरहेड्स सपोज 30 डेज के अकॉर्डिंग, सपोज करो 25 डेज के अकॉर्डिंग। 25 डेज के अकॉर्डिंग का मतलब ये कि मैंने अपने ऑफिस के खर्चे बताया आपको 1 लाख रुपए, ठीक है। अब मैंने जो ये बोला कि 25 डेज मैं ऑपरेट करता हूँ, संडे तो बंद ही रहता है, तो मेरा फिक्स्ड खर्चा पर डे का जो है वो 25 1 लाख डिवाइड बाई 25 दैट इज व्हाट 4,000 रुपीज पर डे, 4,000 रुपीज पर डे। तो मिनिमम मुझे इतना तो रिकवर करना ही करना है, कहीं ना कहीं से पैसे इतने तो कमा के लाने ही पड़ेंगे जो कि मैं ये दे सकूं। अब सपोज करो मैं 2 दिन और एक्स्ट्रा संडे काम करता हूं, बात समझना, 2 दिन एक्स्ट्रा और संडे काम करता हूं तो मैं खर्चे ज्यादा रिकवर करूंगा। दैट इज व्हाट इट इज व्हाट फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस भी यही है। दिस इज व्हाट डेज फैक्टर ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन planned and actual days in the month। वो ये एनालाइज क्या करता है, एनालिसिस द इफेक्ट ऑफ द एबनॉर्मल हॉलीडेज, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द संडे एक्सेट्रा, या कोई मेरे एक्स्ट्रा हॉलीडे हो जाए। अब सपोज करो मैंने प्लान किया था 25 डेज, अब 25 डेज में 10 डेज तो मेरे लॉकडाउन में चले गए, 10 डेज में लॉकडाउन चले गए तो कोई काम नहीं हुआ ऑफिस में, लेकिन ऑफिस के खर्चे मुझे देने पड़ रहे हैं, ऑफिस के खर्चे देने पड़ रहे हैं, तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम वाली बात है। दैट इज व्हाट कैलेंडर वेरिएंस। फॉर्मूलेज आप देखना है, इसके फॉर्मूलेज आपको बहुत बेटर तरीके से, आपको जो क्लासेस के लिंक मिलेंगे उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। देन एक बात आपको नोट करनी है, अगर डेज के डाटा नहीं दिए हुए हैं, डेज के डाटा मतलब ये एक्चुअल डेज और बजटेड डेज में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा। और उस केस में आपका कैलेंडर वेरिएंस कंप्यूट नहीं किया जाता, क्योंकि जब डेज सेम है या डाटा नहीं दिया हुआ तो कैलेंडर वेरिएंस तो आएगा ही नहीं। 25 दिन बोला तो 25 दिन ही है, अगर है तो कोई कैलेंडर वेरिएंस तो आएगा नहीं। हाँ, कैपेसिटी वेरिएंस में जो ऊपर फॉर्मूले दिए उसमें बस चेंज हो जाएगा किस तरह से पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड की जगह बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट और बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। हाँ, इफ मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दो अप्रोच यूज करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच क्या होता है, कॉस्ट को हम क्लासिफाई करते हैं कैसे, वेरिएबल और फिक्स में, और वहाँ पे क्या करते हैं हम उसे जो वेरिएबल सेल्स है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे समझना कि जो आप फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है वो नहीं निकालोगे। बात समझना है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच यूज करते हो ना, तो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच में वॉल्यूम वेरिएंस ये कैलकुलेट नहीं किया जाता। हाँ, ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस जरूर कैलकुलेट किया जाता है। इफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज यूज्ड, अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज किया जाता है तो दोनों ही वेरिएंसेस निकाले जाते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का अप्रोच ही फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का को जन्म देता है। अगर आप देखो जो आउटपुट का डिफरेंस है, आउटपुट के डिफरेंस को ही तो हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच ही बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस किस केस में निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन के केस में निकलेगा। मार्जिनल यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर निकलेगा, वॉल्यूम नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं सेल्स वेरिएंसेस। सेल्स वेरिएंसेस को दो पार्ट में करना है हमें, इम्पैक्ट ऑन टर्नओवर एंड इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। मतलब हमें इम्पैक्ट समझना है टर्नओवर पे और इम्पैक्ट समझना है प्रॉफिट पे, ठीक है। तो समझते हैं इम्पैक्ट ऑन टर्नओवर। इम्पैक्ट ऑन टर्नओवर का मतलब सेल्स, इम्पैक्ट ऑन टर्नओवर का मतलब सेल्स।
इम्पैक्ट ऑन टर्नओवर, टर्नओवर सेल्स पे हमें इम्पैक्ट देखना है, सेल्स पे इम्पैक्ट देखना है, दैट इज टोटल सेल्स वेरिएंस, टोटल सेल्स वेरिएंस, बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। अभी तक तो हम बात कर रहे थे फ्लेक्सिबल बजट की, फ्लेक्सिबल बजट कर रहे थे हम, जी हाँ, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सेल्स वेरिएंसेस में हम फ्लेक्सिबल बजट अप्रोच नहीं लगाते, वहाँ पे हम बजट को ही एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ पे हम जो प्लान किया था और हमारे जो एक्चुअल्स हैं उसके बीच के डिफरेंस को देखा जाता है। तो इसीलिए जो हम अप्रोच अब समझने जा रहे हैं वो टर्नओवर यानी सेल्स पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, टर्नओवर, टोटल और टर्नओवर अप्रोच, ठीक है। तो बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स, बी क्यू इंटू बी पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। अब बात समझना यहाँ पे मैंने फॉर्मूले अब आपको कई जगह लिखवाए होंगे, एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स, मैं आपको बोल रहा हूँ बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स, तो क्या कौन गलत है कौन सही है इसका आपको डिसीजन नहीं लेना है, इसका आपको बस ये करना है कि जो आप एडवर्स और फेवरेबल है वो साइन आप सही लगाओगे, वो डिसाइड करेगा कौन सही है, ठीक है, वो डिसाइड करता है कौन सही है। अगर आपने साइन गलत लगा दिया तो फॉर्मूले चाहे आप एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स लिखो या बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स लिखो, गलत हो जाएगा। तो आप देखना यहाँ पे एडवर्स कब होगा, मेरे लिए एडवर्स सिचुएशन कब होगी, जाहिर सी बात है जब मेरे एक्चुअल सेल्स कम होंगे, सेल्स क्योंकि मेरे लिए रेवेन्यू इनकम का पार्ट है, अगर वो बजटेड जितना प्लान किया उससे कम होगा तो मेरे एडवर्स सिचुएशन है। तो सीधी सीधी बात है, आप कंपेयर कर लोगे, जब भी आपके बजटेड सेल्स ज्यादा होंगे और एक्चुअल्स कम होंगे तो आप एडवर्स लगाओगे, और जब आपके एक्चुअल्स ज्यादा होंगे बजटेड से तो आप क्या करोगे, फेवरेबल लगाओगे। अब यहाँ पे तीसरा भी टर्म आता है स्टैंडर्ड सेल्स का। स्टैंडर्ड सेल्स कौन सा होता है, स्टैंडर्ड सेल्स ये होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड सेल है। कौन है ये, स्टैंडर्ड सेल्स। स्टैंडर्ड सेल्स का मतलब ये कि ये कैलकुलेट किया जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है एक्चुअल क्वांटिटी पे, मतलब बजटेड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, ये कहलाता है मेरा एक्चुअल स्टैंडर्ड सेल्स। तो अगर मैं बजटेड और स्टैंडर्ड को कंपेयर कर रहा हूं तो स्टैंडर्ड अगर मेरा ज्यादा है बजटेड से तो मेरे लिए फेवरेबल, बात समझना, एक्चुअल कंपोनेंट इन्वॉल्व है इसमें। लेकिन जब मैं एक्चुअल सेल्स और स्टैंडर्ड सेल्स को कंपेयर कर रहा हूं तो एक्चुअल ज्यादा होंगे तब मेरे लिए फेवरेबल, और एक्चुअल्स कम है तो मेरे लिए एडवर्स। तो सेल्स प्राइस वेरिएंस, सीधी सीधी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा, प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ पे लिया जाएगा। प्राइस वेरिएंस का मतलब है कि जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट होता है ना उसमें चेंजेस क्यों करने पड़े आपको, आपको इस बात का जवाब देना है क्यों आपको उस सेलिंग प्राइस को छेड़ना पड़ा, क्यों चेंज करना पड़ा, क्योंकि जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मार्केट कंडीशन इस तरह से, इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह से है, या कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस इस तरह से है कि मुझे बहुत ज्यादा प्राइजेस के लिए बहुत ज्यादा नेगोशिएशन किया जाता है, तो इसलिए इसलिए आपके सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस का मतलब ये है कि चेंज इन सेलिंग प्राइस विल हैव इम्पैक्ट ऑन टर्नओवर। राइट सी बात है, अगर आपके सेलिंग प्राइस कम ज्यादा होंगे तो वो टर्नओवर पे भी इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, और दूसरी जगह क्या क्या इम्पैक्ट करेगा, आपके वॉल्यूम को इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट करेगा। मैं अपने सेलिंग प्राइस कम करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरा जो रेवेन्यू है वो भी कम होगा। द डिफरेंस इन टोटल रेवेन्यू caused by the charging a different selling price from the planned or the standard price. So द रीजन आर टू चेंज द मार्केट ट्रेंड। अपने सेलिंग प्राइस को क्यों कम करते हो, आप मार्केट ट्रेंड को चेंज करना चाहते हो, मार्केट कंडीशंस को चेंज करना चाहते हो, इसलिए आप अपने सेलिंग प्राइस को कम चार्ज करते हो। मेक मिस्टेक्स इन एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। मिस्टेक कैसे हो सकता है, मिस्टेक इस तरह से हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया फिक्स्ड ओवरहेड आपने कंसिडर ही नहीं करे, कॉस्ट कैलकुलेशन में आपसे गलती हो गई, आपने ओवरहेड्स को प्रॉपर तरीके से एलोकेट नहीं करा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कंसिडर नहीं करा, तो आपके कॉस्ट में कॉस्ट एलोकेशंस में, कॉस्ट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से सेलिंग प्राइस सही आपने कैलकुलेट नहीं करा। देन बार्गेनिंग इन द मार्केट। बार्गेनिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती है, जिसकी वजह से आपको सेलिंग प्राइस जो आप प्लान करते हो सेलिंग प्राइस पे आप सेल ही नहीं कर पाते हो। देन फॉर एग्जांपल नियर बाय कोई मेडिसिन एक्सपायरी है, तो जाहिर सी बात है वो डिस्काउंटेड रेट पे स्टॉक क्लियरेंस में सेल करना पड़ता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि मेरा जो मैंने प्लान किया था, मैंने बजट किया था कि मैं इतने नंबर ऑफ यूनिट्स सेल करूंगा, उतने नंबर ऑफ यूनिट्स क्यों नहीं सेल कर पाया। आप सपोज करो फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये सिचुएशन बताई कि जैसे अब लॉकडाउन हो गया, किसी ने प्लान किया हुआ था कि इस मंथ में मैं इतने सेल्स करूंगा, प्रोडक्शन यूनिट्स ने प्लान किया होगा, कि मारुति यूनिट्स ने प्लान किया होगा, जो ईटेबल आइटम्स हैं उन लोगों ने सबने प्लान किया होगा कि हम इतने इतने यूनिट सेल करेंगे, हम अपना मार्केट डिमांड इतना पूरा रीच कर लेंगे। अब उनके सारे प्लान्स जो हैं वो धरे के धरे रह गए। बात समझना, चेंज इन डिमांड एंड फ्लो इज फ्रॉम कस्टमर। जो आपका चेंज इन डिमांड है और फ्लो है वो किससे आता है, कस्टमर से आता है। कंपटीटर, प्राइस, प्रोडक्ट रिकॉल, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। अब जैसे अब इस टाइम क्या है, आपका पूरा लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी हैं,
लॉकडाउन में ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और आप बाहर से कुछ बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, इंपोर्ट नहीं मंगा सकते हो, आप खुद बाहर नहीं जा सकते हो, तो देयर इज़ अ कंप्लीट लॉकडाउन। और सपोज करो कंपनीज प्रोडक्ट रिकॉल कर रही हैं, अगर बहुत आपने सुना होगा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या करती हैं, प्रोडक्ट रिकॉल करती हैं क्योंकि उनके डिज़ाइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में कोई जो पार्ट्स हैं उसमें डिफ़ॉल्ट आ रहा है, जिसकी वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहा है। तो आपने जितने भी यूनिट सेल किए हुए हैं उनसे क्या कहते हो, ले आओ अपने ये कार को हमारे सर्विस सेंटर में, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसे रिपेयर करें। दैट इज़ व्हाट प्रोडक्ट रिकॉल। या अभी जितने भी यूनिट्स मैन्युफैक्चर होने हैं उनमें सब में हम उसे रेक्टिफाई करके फिर आगे सेल करेंगे। दैट इज़ व्हाट प्रोडक्ट रिकॉल। और प्रोडक्ट रिकॉल करते ही डेफिनेटली आपके जो प्राइजेज हैं, जो आपके वॉल्यूम है वो रिड्यूस होते हैं, क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है मार्केट में, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस क्या है? और हाँ, और इसका इंटर रिलेशन कैसे है? अगर सपोज को सेलिंग प्राइस कम किया तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, कई बार कम प्राइस करके वॉल्यूम भी इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है। दैट इज व्हाट सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अब सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को फर्दर हम 2 पार्ट्स में एनालाइज करने जा रहे हैं, दैट इज सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस एंड सेल्स मिक्स वेरिएंस। हम क्यों करने जा रहे हैं 2 पार्ट में? क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि अब जब एक से ज़्यादा रॉ मटेरियल की बात की थी तो वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था, लेकिन यहाँ सेल्स वेरिएंस है। इसका मतलब हम एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर का और सेल करते हैं तो हमें निकालना पड़ेगा क्वांटिटी एंड मिक्स वेरिएंस। यहाँ पे यील्ड नाम नहीं दोगे। यील्ड क्या होता है? किसी चीज से निकली हुई चीज, मतलब कुछ इनपुट से आउटपुट बने उसे कहते हैं यील्ड। तो इसीलिए यहाँ पे कोई यील्ड थोड़ी है, यहाँ पे क्वांटिटी है। क्वांटिटी क्या है? वॉल्यूम ही है। क्वांटिटी वेरिएंस क्या है? वॉल्यूम वेरिएंस ही है। बट लेकिन यहाँ पे जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो उसे नाम क्या दोगे आप? क्वांटिटी वेरिएंस दोगे। तो आप यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट करोगे। मिक्स वेरिएंस आपका ये है। और बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो आपने मटेरियल में लर्न करा था, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। मतलब आपके मिक्स वेरिएंसेस निकाले तो मिक्स का डिफरेंस देखोगे और एक्चुअल क्वांटिटी जो आपकी सेल हुई है उसे आप कांस्टेंट रखोगे। सेल्स क्वांटिटी में मिक्स को कांस्टेंट रखोगे और क्वांटिटीज को कंपेयर करोगे। दैट इज व्हाट सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस एंड सेल्स मिक्स वेरिएंस। लेकिन इस मिक्स वेरिएंस का चेंज आप समझना, सेल्स मिक्स ऑफ वन प्रोडक्ट इफेक्टिवली अफेक्ट द सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। अब आप देखना, जैसे कि सपोज करो कंपनी ने 2 प्रोडक्ट्स निकाले हैं, एक के प्राइसेस कम है और दूसरे के प्राइसेस ज़्यादा हैं। कंपनी पहले सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सेल क्या करती थी, अब कंपनी ने जैसे दूसरा प्रोडक्ट लो प्राइस वाला प्रोडक्ट निकाला तो जो हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट था उसके सेल्स पूरी डाइवर्ट हो गई कम प्राइस वाले प्रोडक्ट पे। तो जाहिर सी बात है जब सेल्स मिक्स चेंज होता है तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट लेके जाएगा आपका टर्नओवर पे। हम ये इम्पैक्ट जो है वो टर्नओवर पे ही तो देखने जा रहे हैं कि सेल्स मिक्स में चेंजेस आते हैं प्रोपोर्शन में। अगर कोई कंपनी चेंज करती है अपने प्रोडक्ट के सेल्स के, 2 प्रोडक्ट लेके आती है या 3 प्रोडक्ट लेके आती है, तो वो रेवेन्यू पे कैसे इम्पैक्ट करेगी? सेल्स मिक्स जो हमने डिसाइड करा था कि ये हम 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, 3 प्रोडक्ट के इतने सेल्स करने हैं, अब उसके सेल्स मिक्स में चेंजेस आए तो वो रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट करेंगे। अब सेल्स मिक्स में चेंजेस आने के रीजंस देखना है यहाँ पे। रीजंस, सेल्स मिक्स में चेंजेस आने के रीजंस क्या हो सकते हैं? डेफिनेटली कस्टमर प्रेफरेंस चेंज हो रही है आपकी जो कस्टमर प्रेफरेंस है वो चेंज हो गई, उसे अब जो नहीं परचेज करना वो नहीं करेगा। देन वॉल्यूम वेरिएंस, ये जो आपका वॉल्यूम वेरिएंस है या क्वांटिटी वेरिएंस है, फर्दर इसे एनालाइज किया जाता है मार्केट साइज वेरिएंस एंड मार्केट शेयर वेरिएंस। मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर एंड साइज वेरिएंस कैसे कंप्यूट किया जाता है? फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस आप इसे क्या करोगे, आप इसे रिलेट कर लेना मार्केट साइज वेरिएंस को मार्केट वॉल्यूम के साथ और मार्केट शेयर वेरिएंस को रिलेट कर लेना मार्केट प्राइस वेरिएंस के साथ। तो साइज वेरिएंस में आप क्या करते हो? क्वांटिटी का डिफरेंस लेते हो। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? बजटेड इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाइड आप कर रहे हो बजटेड मार्केट शेयर परसेंटेज। बजटेड मार्केट शेयर परसेंट क्या है? शेयर प्राइस, जैसे आपका बजटेड प्राइस है। तो आप देखो तो ये फॉर्मूला जो है आपको बिल्कुल इससे मिलता जुलता लग रहा है, आपको इससे मिलता जुलता लग रहा है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ, दैट इज व्हाट बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। तो ये मेरा बजटेड इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी, ये एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी पूरे इंडस्ट्री का देखा जाता है, ना कि इस कंपनी का। पूरे इंडस्ट्री का सेल्स क्वांटिटी क्या है? मैं जैसे बात करूं, अगर
कार कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल हुए हैं उसकी बात की जा रही है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की। तो बजटेड इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी, और मार्केट शेयर परसेंटेज कितना है बजटेड, और वो भी बजटेड होना चाहिए। अगर सपोज करो मैं किसी कंपनी का नाम लेता हूँ, हिंडई का, मारुति का, तो उनका सपोज करो 5% मार्केट शेयर है, बजटेड उन्होंने प्लान किया बजटेड मार्केट शेयर परसेंट, तो वो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइड बाय करोगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बट इट शुड बी बजटेड एवरेज, इट शुड बी जो आपका सेलिंग प्राइस है वो बजटेड होना चाहिए। और एवरेज, एवरेज का मतलब क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट इन्वॉल्व हैं, तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट इन्वॉल्व होने के लिए आप क्या करोगे, एवरेज निकालोगे, क्या करोगे, एवरेज निकालोगे, ठीक है। देन सेल्स मिक्स वेरिएंस, सेल्स मिक्स वेरिएंस में आप मार्केट शेयर वेरिएंस लोगे, मार्केट शेयर वेरिएंस, मार्केट शेयर वेरिएंस क्या होता है, मार्केट शेयर वेरिएंस आपका सॉरी शेयर वेरिएंस हम कैलकुलेट कर, साइज वेरिएंस देख चुके हैं, शेयर वेरिएंस में मतलब प्राइस के डिफरेंस, दैट इज आप बजटेड मार्केट शेयर परसेंट माइनस एक्चुअल मार्केट शेयर परसेंट। अब आपको अगर याद हो तो यहाँ पे हम क्या किसका मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी, किसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और ये कॉमन है आपका बजटेड एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट, दोनों में ही बजटेड एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये आपको बस कॉमन याद रखना है कि आपको अगर टोटल इम्पैक्ट देखना है या टर्नओवर इम्पैक्ट देखना है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे, एंड इट शुड बी बजटेड एंड एवरेज। सेकेंड अप्रोच क्या है, मार्जिन प्रॉफिट और सेल्स वेरिएंसेस। यहाँ पे बस हम इम्पैक्ट किस पे देखते हैं, प्राइस, पहले में हमने प्राइस पे लिया था, दूसरा हम देखेंगे प्रॉफिट या मार्जिन, ठीक है। मार्जिन यहाँ पे मार्जिन इम्पैक्ट देखते हैं, एंड जहाँ जहाँ पे आपके प्राइजेस थे वहाँ वहाँ मैं रिप्लेस क्या कर दूंगा, मार्जिन, एंड सेम इट हैव द सेम रीजन, बट यहाँ पे आपका साइज वेरिएंस और मार्केट शेयर वेरिएंस में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वहाँ पे सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था। बस आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट नोट देखना है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को आपको ध्यान देना है कि जो बजटेड मार्जिन है वो कैलकुलेट करने के लिए आप बजटेड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करते हो, एक्चुअल मार्जिन निकालने के लिए आप एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट नहीं करते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट करते हो। यहाँ पे बात समझना, एक्चुअल मार्जिन निकालने के लिए मैंने क्यों स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस किया, क्यों एक्चुअल कॉस्ट माइनस नहीं किया, इसका रीजन ये है कि जब मैं सेल्स वेरिएंसेस एनालाइज करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट ले लेता हूँ तो बात समझना, अब तीन डिफरेंसेस हो जाएंगे, एक तो प्राइस का मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट और प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो, और दूसरा जो है वो एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का डिफरेंस हो जाएगा, और जो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस है वो तो हम कॉस्ट वेरिएंस में सेपरेटली एनालाइज कर चुके हैं। तो हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो फिक्स करना है, मतलब कॉस्ट पार्ट यहाँ पे एनालाइज नहीं करना है, तो इसीलिए हमने बोल दिया कि ये प्रोडक्ट इतने कॉस्ट का स्टैंडर्ड कॉस्ट में मैन्युफैक्चर हो जाता है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ही हम लेके चलेंगे। कॉस्ट पार्ट ऊपर के चार्ट पार्ट में हम एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मार्जिन प्रॉफिट एनालाइज कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर देंगे, नहीं तो होगा क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक में हम स्टैंडर्ड कॉस्ट ले रहे हैं, एक में एक्चुअल कॉस्ट ले रहे हैं, तो कॉस्ट में भी वेरिएंसेस हैं, तो कॉस्ट वेरिएंसेस फिर से हम एनालाइज करने बैठ जाएंगे। नहीं, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट वेरिएंसेस को एनालाइज करना है, इसलिए हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट भी लिया हुआ है एक्चुअल मार्जिन में, ठीक है। ये वो एक्चुअल मार्जिन नहीं है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है जो आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सबसे नीचे लेते हो, ये यहाँ जो आपके सेल्स वेरिएंसेस हैं उसे कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है बजटेड मार्जिन, एक्चुअल मार्जिन, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सबसे पहला आपका प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बजटेड प्रॉफिट वर्सेस एक्चुअल प्रॉफिट। बजटेड प्रॉफिट वर्सेस एक्चुअल प्रॉफिट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो मेथड यूज करेंगे, मेथड 1 मेथड 2, दोनों में से कोई भी आप एग्जाम में कर सकते हो, बट बी केयरफुल, एग्जाम में कई बार हिंट दिया रहता है या पूछता है आपसे, या फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि वहाँ पे आप एब्जॉर्प्शन नहीं लगा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मार्जिन लगाना है, या मार्जिन नहीं लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन लगाना है, वो आपको क्वेश्चन को देखकर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कैसे आप इसे रिकंसाइल करते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, दो जगह डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं, दो ही जगह डिफरेंस है, बाकी सारे कैलकुलेशंस, हर एक कॉस्ट वेरिएंसेस को सही तरीके से, सेम तरीके से लिया जाता है। बजटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट को मल्टीप्लाई किया जाता है बजटेड क्वांटिटी के साथ, और आपका यहाँ पे एक्चुअल का भी नहीं, कोई रोल नहीं है, आप यहाँ पे दोनों केस में सेम ही लोगे, चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करो चाहे एब्जॉर्प्शन, क्योंकि आप रिकंसाइल किसे कर रहे हो, बजटेड प्रॉफिट को। तो गलती मत करना कि आप एब्जॉर्प्शन के केस में प्रॉफिट ले लो और मार्जिनल कॉस्ट के केस में मार्जिन ले लो, तो आप यहाँ पे समझना लोगे जरूर डेफिनेटली वही, बट समझना यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करोगे, बजटेड प्रॉफिट को आपको रिकंसाइल करना है, तो इसलिए आप प्रॉफिट पर यूनिट ही कैलकुलेट करना,
मल्टीप्लाइड बाय बजटेड क्वांटिटी। अब इफेक्ट ऑफ सेल्स वेरिएंसेस, सेल्स वेरिएंसेस कौन कौन से दो होते हैं हमारे, वॉल्यूम और प्राइस। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिट पे, प्रॉफिट पे इफेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस निकाल लेंगे, या फिर सेल्स वॉल्यूम मार्जिन वेरिएंस, या फिर सेल्स प्राइस वेरिएंस, या फिर सेल्स मार्जिन प्रॉफिट वेरिएंस। अब यहाँ पे समझना, इस बात को समझना, जब मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग यूज किया तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इनटू बजटेड पीवी रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन केस में बजटेड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इनटू बजटेड एनपी रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सेल्स वॉल्यूम के डिफरेंस को नहीं ले सकता, मुझे प्रॉफिट रिकंसाइल करना है, तो मुझे सिर्फ प्रॉफिट पार्ट लेना है, प्रॉफिट इंपैक्ट लेना है, मैं वॉल्यूम टर्नओवर का इंपैक्ट क्यों लूंगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में बजटेड पीवी रेशियो का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो बजटेड एनपी रेशियो। आई होप सो आपको बजटेड पीवी रेशियो निकालना आता होगा, नहीं निकालना आता तो देख लो यहाँ पे बजटेड पीवी रेशियो कैसे निकालोगे, बजटेड होने चाहिए दोनों ही, सेल्स और कंट्रीब्यूशन, सेल्स और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो, पर यूनिट, और मल्टीप्लाई बाय कर, डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो बजटेड पीवी रेशियो हो जाएगा। बजटेड एनपी रेशियो के लिए क्या करोगे, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट। अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन में आप फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर देना, कंट्रीब्यूशन में आप फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर देना, तो आपका बजटेड कंट्रीब्यूशन, आपका बजटेड प्रॉफिट आ रहा है, बजटेड प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, बजटेड प्रॉफिट निकालने के लिए आप फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर दोगे, आप फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर दोगे। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। यहाँ पे हम फिक्स्ड कॉस्ट को भी माइनस करके अपना एनपी रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस दोनों इक्वल क्यों हो जाते हैं, दोनों इक्वल क्यों हो जाते हैं, इस बात को समझना, इस बात को आप जरा समझना, इस बात को आप जरा समझना। Sales margin price variance and this is equals to sales price variance। ठीक है, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस का सबसे पहले प्राइस मार्जिन दैट इज बजटेड मार्जिन माइनस एक्चुअल मार्जिन इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना मार्जिन मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे बजटेड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट, दिस विल बी एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब क्या है, ये जो माइनस है इस माइनस को कर देगा प्लस, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट और ये स्टैंडर्ड कॉस्ट दोनों हो जाएंगे एलिमिनेट। तो आपका बचता क्या है, बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू सेल्स प्राइस वेरिएंस। हर एक केस में यही होता है, हर एक केस में यही होता है। इसका मतलब ये कि सेल्स प्राइस वेरिएंस विल बी इक्वल ऑलवेज इक्वल टू सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। तो आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर होने के बाद आप देखना इफेक्ट ऑफ कॉस्ट वेरिएंसेस, इफेक्ट ऑफ कॉस्ट वेरिएंसेस जिसमें कि आपका मटेरियल कॉस्ट, यूजेज वेरिएंसेस, प्राइस वेरिएंसेस, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, वेरिएबल मटेरियल तक ठीक है, लेबर तक ठीक है, वेरिएबल लेबर एंड वेरिएबल तक ठीक है। फिक्स्ड में चेंजेस होते हैं। फिक्स्ड में चेंजेस क्या, क्योंकि आपको याद होगा जब फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस में कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि जब मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करता हूँ तो वॉल्यूम वेरिएंस नहीं निकालता, और जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ करता हूँ तो दोनों वेरिएंसेस निकालता हूँ। तो जब आपने मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ किया था तब आपने अगर वॉल्यूम वेरिएंस निकाला ही नहीं था तो वॉल्यूम वेरिएंस आप ले कैसे सकते हो यहाँ पे, तो इसीलिए क्या होता है ये नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पे लिया जाता है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे सेल्स जो आपका है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस बजटेड पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं लिया गया, और यहाँ पे एनपी रेशियो लिया जाता है, इसीलिए लिया जाता है इस डिफरेंस के वजह से, इस वॉल्यूम के डिफरेंस के वजह से। जब आप ऐसा करोगे तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका रिकंसाइल हो जाएगा, बिल्कुल डिक्टो रिकंसाइल होगा, और दोनों केसेस में आपके आंसर सेम ही होते हैं, कोई डिफरेंट नहीं आता। तो ऐसा मत सोचना कि एक मेथड से आंसर डिफरेंट आएगा, दूसरे मेथड से आंसर डिफरेंट आएगा। मेथड कुछ भी यूज करो, आपको रिकंसाइल बजटेड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट के साथ करना है। ठीक है,
Fixed overhead volume variance under marginal costing, fixed overhead are treated as period cost and not absorbed to the product. This is the reason why the volume variance is not considered under the marginal cost. Then reconciliation statement between standard profit versus actual profit. तो मैंने अभी पीछे क्या किया था, मैंने रिकंसाइल किया था इस बजटेड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट के साथ, यहाँ स्टैंडर्ड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट के साथ. स्टैंडर्ड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट किया जाता है, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट. तो यहाँ पे हम एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं. तो जब एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं तो आप देखना यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी लिया हुआ है, तो इफेक्ट ऑफ सेल्स वेरिएंसेस ऑन प्रॉफिट, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा. क्यों नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि जब मैं बजटेड क्वांटिटी ले ही नहीं रहा हूँ तो और एक्चुअल क्वांटिटी ले रहा हूँ इसके जगह, तो वॉल्यूम का जो डिफरेंस आता था, वॉल्यूम का डिफरेंस अब आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअल क्वांटिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्चुअल क्वांटिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ. बजटेड और एक्चुअल क्वांटिटी का तो डिफरेंस ही खत्म हो गया. बजटेड प्रॉफिट में बजटेड क्वांटिटी लिया जाता था, इसीलिए वॉल्यूम का इफेक्ट लिया जाता था, वॉल्यूम वेरिएंस कंसीडर किया जाता था. लेकिन अब जब एक्चुअल क्वांटिटी पे आप ले रहे हो तो आप वॉल्यूम वेरिएंस क्यों लोगे, क्यों नहीं लो, मतलब नहीं लेना है आपको, क्योंकि आप एक्चुअल क्वांटिटी पे यूज कर रहे हो. दिस इज एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, तो इसीलिए आप ये नॉट एप्लीकेबल. एंड सेल्स प्राइस प्रॉफिट वेरिएंस लोगे, बाकी सारे वेरिएंसेस लोगे, और उसके बाद ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा. दोनों मेथड यूज कर सकते हो, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन दोनों मेथड यूज कर सकते हो, और इसी तरीके से आपके आंसर्स टैली होंगे, बजटेड वर्सेस एक्चुअल, स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल. तो ये आपका रिकंसिलेशन स्टेटमेंट खत्म होता है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट खत्म होता है. फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ एडवांस्ड वेरिएंसेस. एनालिसिस ऑफ एडवांस्ड वेरिएंसेस. एडवांस्ड वेरिएंसेस में सबसे पहले आपका प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस है. प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस का मतलब क्या है, प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस का मतलब है ट्रेडिशनल वेरिएंस में हम एनवायरमेंटल या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या फिर गवर्नमेंट चेंजेस या फिर जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं, इन सिचुएशंस को कंसिडर नहीं करते, जो कि एक बहुत गलत तरीका है परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने का. आप समझना, आप उस मैनेजर को कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में अब अगर सेल्स डाउन होंगी तो उसके लिए मैं मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल तो नहीं ठहरा सकता. दिस इज व्हाट इट इज नॉट हिज फॉल्ट. या फिर कोई टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स होते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल कॉस्ट कम हो जाता है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाता है, या फिर सेल्स प्रोडक्शन मेथड आपके चेंजेस हो जाते हैं उसमें. तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरे प्लानिंग में वेरिएंस है. बात समझना, मेरे प्लानिंग में वेरिएंस है, तो इसका मतलब यही जो ट्रेडिशनल कॉस्ट वेरिएंस है उसे मैं फर्दर एक स्टेप और डिटेल में एनालाइज करने जा रहा हूँ. बात समझना, कोई और सेपरेट वेरिएंसेस नहीं है, ये ट्रेडिशनल कॉस्ट वेरिएंसेस हैं, बस मैं उसे फर्दर और डिटेल में एनालाइज करने जा रहा हूँ. 2 पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा मैं. 2 पार्ट में कैसे, प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस में स्प्लिट कर दूंगा. प्लानिंग वेरिएंस क्या है, आप यहाँ पे देखना, करंट एनवायरमेंटल कंडीशन, जो आपके करंट एनवायरमेंटल कंडीशन है उसे मैं कंपेयर करता हूँ, उसका मैं कंपेरिजन डिफरेंस किसके साथ देखा जा रहा है, एंटीसिपेटेड एनवायरमेंटल कंडीशंस. जो एंटीसिपेट, जब आपने ओरिजिनल बजट्स बनाए थे तब आपने क्या एंटीसिपेट किया था, क्या रहेगा एनवायरमेंट, और जो सिचुएशन में आप आज करंट ऑपरेट कर रहे हो उसमें एनवायरमेंट क्या है. तो उस करंट एनवायरमेंट के हिसाब से आपको अपने बजट्स, आपको अपने जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें रिवाइज करना होता है. और जब रिवाइज्ड एनवायरनमेंट को हम एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं तो वो ऑपरेशनल होता है. और जब हम ओरिजिनल बजट को रिवाइज बजट के साथ, रिवाइज स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं तो वो कहलाता है हमारा प्लानिंग वेरिएंस. इसी का नाम है एक्स एंड एक्स पोस्ट. एक्स एंड कौन सा है, एक्स एंड जो बिफोर द इवेंट, एंड एक्स पोस्ट आफ्टर द इवेंट. मतलब आफ्टर द इवेंट का मतलब ये जो स्टैंडर्ड सेट है वो इट कंसिडर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, करंट सिचुएशन को कंसिडर करते हुए मैं अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करता हूं, तो वो कहलाता है एक्स पोस्ट. और अगर बिफोर द इवेंट जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे हैं, इन्वायरमेंटल जो एस्टिमेटेड बेसिस पे थे, उसे हम कहते हैं एक्स एंड स्टैंडर्ड्स. ठीक है. And this planning and operational variance is to measure the managerial performance for the material, labor and sales variance. ठीक है.
तो प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस में देखना दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। प्लानिंग वेरिएंस क्या होता है? रिवाइज स्टैंडर्ड माइनस ओरिजिनल स्टैंडर्ड, या आप ओरिजिनल स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड कर सकते हो, या दोनों के बीच का डिफरेंस है, या दोनों को कंपेयर किया जाता है टू कैलकुलेट द प्लानिंग वेरिएंस। एंड टू कैलकुलेट द ऑपरेशनल वेरिएंस आप कैलकुलेट करते हो, डिफरेंस देखते हो रिवाइज स्टैंडर्ड वर्सेज एक्चुअल डिफरेंस, ठीक है, दैट इज एक्चुअल रिजल्ट वर्सेज रिवाइज स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड को एक्स पोस्ट स्टैंडर्ड कहा जाता है और ओरिजिनल स्टैंडर्ड को कहा जाता है एक्स एंट स्टैंडर्ड। और एक्स पोस्ट इज द आफ्टर इवेंट एंड दिस इज फ्लैग्ड विद द एक्स पोस्ट, जो है वो फ्लैग्स किया जाता है, मतलब जो करंट सिचुएशन है, करंट एनवायरनमेंट है, करंट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, करंट पॉलिटिकल चेंजेस है, करंट गवर्नमेंट चेंजेस है, उस हिसाब से उसे फ्लैग्स किया जाता है जो आपके ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स थे, दैट इज कॉल्ड फ्लैग्स with the current changes, with the change conditions, and it reflect factors such as unanticipated change in technology, price level, etc. X and जो है वो आपका बिफोर द इवेंट होता है, एंड एक्चुअल रिजल्ट्स एक्चुअल्स हैं आपके, एंड रिवाइज दिस इज एक्स पोस्ट स्टैंडर्ड आफ्टर द इवेंट, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिया हुआ है किस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। ओरिजिनल स्टैंडर्ड एक्स एंड स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड एंड माइनस एक्चुअल स्टैंडर्ड, ये टोटल वेरिएंस आ जाएगा आपका। अगर ओरिजिनल स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कर दो तो टोटल वेरिएंस आ जाएगा, जो कि आप ट्रेडिशनल तरीके से भी यही करते हो। लेकिन जब आप इसे फर्दर और डिटेल में एनालाइज करने जाते हो तो प्लानिंग वेरिएंस में भी आप यूजेज और प्राइस का डिफरेंस ले सकते हो। तो मतलब ये कि हो सकता है कि आपके क्वांटिटी में रिवीजन हो, आप समझना, आपके अगर क्वांटिटी में रिवीजन होगा तो कहलाएगा यूजेज, और अगर आपके प्राइस में रिवीजन है तो कहलाएगा प्राइस वेरिएंस। और वो प्लानिंग में हम दोनों पार्ट में स्प्लिट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो आपका रिवाइज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल वेरिएंस है, तो इसमें हम क्या करते हैं? ऑपरेशनल वेरिएंस में हम क्या करेंगे? ऑपरेशनल वेरिएंस में हम जैसे यूजेज, प्राइस, यील्ड मिक्स निकालते हैं, उसी तरीके से निकालना जैसे हम ट्रेडिशनल में निकालते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास अब स्टैंडर्ड कौन है? ये रिवाइज स्टैंडर्ड्स हमारे लिए, अब ये फ्लेक्सिबल बजट है, ठीक है। तो ये हमारा प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस है। इस पे बेस्ड एटलीस्ट आपके 2, 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप जरूर करना। प्रैक्टिस सेशन में आपको एक क्वेश्चन इस पे जरूर से कराऊंगा मैं। Relevant cost approach to the variance analysis. Relevant cost approach क्या है? Relevant cost approach है when the inputs are limited, failure to use the limited inputs properly lead not only to increased acquisition cost but also lead to lost contribution. मतलब क्या? जब आपके scarce resources होते हैं, जब आपके scarce limited resources हैं और आपने अगर उसे properly use नहीं करा तो इससे cost तो ज़रूर बढ़ेगी आपकी, लेकिन cost बढ़ने के साथ साथ एक loss और भी है, opportunity loss और लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन क्यों है? क्योंकि आपके जो स्केयर रिसोर्सेज हैं अगर वो प्रॉपर्ली यूज किए जाते तो मैं एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कमा सकता था, वो अब एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन नहीं कमाऊंगा, तो इसीलिए क्या है मेरे लिए? लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन। अभी कंट्रीब्यूशन अप्रोच का अगर मैं कंसिडर करने जा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा, इसका मतलब ये है कि मुझे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच से बनाना, ना कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच से। तो जब भी इस बात का ध्यान रखना, रेलिवेंट कॉस्टिंग आता है और आप लॉस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करोगे तो आप कौन सा अप्रोच यूज करोगे? आप यूज करोगे मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच यूज करोगे, ना कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। दैट इज व्हाट necessary to consider the loss of contribution variance analysis, price और expenditure variance are not affected, ठीक है। इसके बाद हमारा लर्निंग कर्व इम्पैक्ट ऑन वेरिएंसेस, ये चैप्टर हमने, ये जो एरिया है लर्निंग कर्व का, ये हमने चैप्टर नंबर 4 में रखा हुआ है लर्निंग कर्व। वहाँ पे सबसे पहले हमने क्वेश्चन जिस चैप्टर में देखा तो वहीं पे हमने उस कॉन्सेप्ट को रख दिया, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट उसके साथ लर्न किया जाए। तो वो चैप्टर नंबर 4 में आप उसका रिविजन जरूर कर लेना लर्निंग कर्व का। यू कैन एक्सपेक्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विद लर्निंग कर्व इन एग्जामिनेशन। लर्निंग कर्व में होता क्या है? कि जब आप रिपीटेटिव टाइम आइडेंटिकल वर्क को करते हो तो आपका जो टाइम टेकन फॉर द वर्क है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि बिकॉज एज मच एज टाइम यू डू द रिपीटेटिव वर्क यू गेन यू गेन सम स्किल्स, यू गेन सम नॉलेज, और उस नॉलेज और स्किल्स की वजह से आपका टाइम टेकन पर यूनिट जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और एक लेवल पे जाके वो फिर कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद डिक्लाइन होना बंद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टिंग डिक्लाइन इन लेबर कॉस्ट, लेबर आवर्स और लेबर कॉस्ट आपके रिड्यूस होते हैं। इन सेटिंग द स्टैंडर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, प्लानिंग प्रोडक्शन, सेटिंग अप वर्क शेड्यूल्स, ठीक है। देन
यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कॉस्ट, और स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया गया है, स्टैंडर्ड टाइम के बेसिस पे, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एनी बैच और यूनिट। वो बिल्कुल आप लर्निंग कर्व के जब कॉन्सेप्ट करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हम किसकी क्या बात कर रहे हैं, क्या बात नहीं कर रहे। देन वेरिएंस एनालिसिस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। वेरिएंस एनालिसिस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्या है पर्पस? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग डील करता है ओवरहेड्स के साथ। किसके साथ डील करता है? सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड्स के साथ डील करता है। ओवरहेड्स के एलोकेशन के मैथ एक और फर्दर मेथड है, थर्ड मेथड है। पहले दो मेथड आप जानते हो, दैट इज व्हाट एब्जॉर्प्शन रिकवरी मेथड, और दूसरा डिपार्टमेंटल मेथड, तीसरा आपका एबीसी मेथड है। तो एबीसी मेथड इज मोर एक्यूरेट। यहाँ पे आप कॉस्ट प्रोडक्ट के कॉस्ट को बहुत एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे वर्क जो होता है वो एक्टिविटी वाइज होता है, कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स आप जो भी रिकवरी निकालोगे, रिकवरी रेट या एक्टिविटी, जो आपके ओवरहेड रेट्स हैं, ओवरहेड रेट्स कोई यूनिट बेसिस पे नहीं निकलेगा, वो निकलेगा एक्टिविटी लेवल, जो कॉस्ट ड्राइवर है उसके ऊपर निकलेगा। यही डिफरेंस है। सिमिलर एज ट्रेडिशनल कॉस्ट, बिल्कुल सिमिलर है ट्रेडिशनल कॉस्ट का, बस जो आप रिकवरी रेट जो आपने एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट करा था, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट आप कैसे निकालोगे? आउटपुट के जगह सपोज को नंबर ऑफ बैचेस हैं तो नंबर ऑफ बैचेस लोगे, नंबर ऑफ डिलीवरीज है तो नंबर ऑफ डिलीवरीज लोगे, मल्टीप्लाई करोगे रिकवरी रेट होने चाहिए नंबर ऑफ बैचेस में, मतलब जो डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे नंबर ऑफ बैचेस होने चाहिए, नंबर ऑफ डिलीवरी होने चाहिए। इस तरह से आप रिकवरी रेट कंप्यूट करोगे, यूनिटरी मेथड में नहीं करोगे। और एजम्पशन यहाँ पे क्या लिया जाता है? एजम्पशन ये लिया जाता है कि जो भी ओवरहेड्स हैं आर बेसिकली वेरिएबल ओवरहेड्स, मतलब जितने भी हमारे ओवरहेड्स हैं वो यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड्स रहेंगे, बट वेरिएबल विद डिलीवरी नंबर्स एंड नॉट द यूनिट आउटपुट। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल वेरी करते हैं वो नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे, डिलीवरी नंबर्स के बेसिस पे वेरी करते हैं, ना कि नंबर ऑफ यूनिट्स और आउटपुट के बेसिस पे वेरी करते हैं। तो यहाँ पे इस बात को आप समझना, ओवरहेड्स आर बेसिकली, अगर मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करूंगा तो यहाँ पे बेसिकली आर वेरिएबल्स। और ये वेरिएबल्स किस बेसिस में? वेरिएबल्स ये आपके कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे, एक्टिविटी लेवल बेसिस पे, ना कि नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ आउटपुट के बेसिस पे।